चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं वेद सिंह आपका स्वागत करता हूं बीपीएससी उत्कर्ष पर। दोस्तों, तो फाइनली हम लोग उस जगह पहुंच गए हैं जहां से आप लोगों की शुरुआत होने वाली है सीरियस एस्पिरेंट बनने की और उस मुकाम तक पहुंचने की जिस मुकाम पर सोचने का आपने सपना देखा था, है ना। और उस मुकाम को आपको पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है और बखूबी हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि फटाफट से आप लोग सेशन में आ जाएं ताकि फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और इस प्रकार की क्लासेस को तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है ना। यूट्यूब पर हो सकता है कि आपने कभी कोई क्लास मिस कर भी दी हो, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन पर, तो मैं सबसे अपेक्षा करता हूं आप सभी से कि आप सभी एक सीरियस एस्पिरेंट की तरह क्लासेस में रेगुलर रहेंगे और यकीन मानिए आप बहुत अच्छा यहां से आउटपुट पाएंगे। अगले 3 से 4 महीने का आप समय दीजिए हम लोगों को। इसके बाद आप जिस विषय में बोलेंगे आप उस विषय में धुरंधर होंगे और आपकी जो स्थिति होगी वो औरों से बहुत बेहतर होगी। तो इसी के साथ में हम इस कार्यक्रम को शुरू करने वाले हैं। आराधना बच्चे गुड इवनिंग, अंजलि पांडे बच्चे, सचिन कुमार बच्चे नमस्ते, मोहम्मद आसिफ बच्चे गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को, है ना। बाकी काफी सारी क्लासेस आप लोगों ने हमारी देखी भी हैं, चाहे वो यूट्यूब पर हो चाहे वो आप लोगों की अन्य जगह पर। आप लोगों ने देखा कि कैसे मेंस जो है अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, कैसे हम लोगों ने प्रीलिम्स का जो अप्रोच था उसको लेकर चले हैं। तो ऐसे में अल्टीमेटली और आपके लिए डेमो वगैरह भी इसमें प्रोवाइड कराए गए थे एप्लीकेशन में। लेकिन चूंकि अब ये आप लोगों के 3 दिन फ्री डेमो की बात है, तो ऑब्वियसली बात है अब आप गंभीर होकर सीरियस होकर इन चीजों को समझिए। और यकीन मानिए मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आपकी जो स्थिति होगी वो सबसे बेहतर होगी। सचिन बच्चे गुड इवनिंग। रिक्वेस्ट मतलब पहले ही रिक्वेस्ट, मतलब बताओ जो है पहली क्लास में ही रिक्वेस्ट, है ना। चलिए खैर, आप सबकी रिक्वेस्ट मैं बिल्कुल मानूंगा, है ना। और आप ही हैं जिनकी रिक्वेस्ट हम मान सकते हैं दोस्तों। तो रिक्वेस्ट जो है आपकी बता दीजिए, आपके जो सुझाव होंगे आप वो बताइए दोस्तों, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रोसेस होने वाला है। इट विल बी अ फुली डेमोक्रेटिक प्रोसेस जिसमें आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। बिकॉज ये क्या है, ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, ये सहभागी लोकतंत्र है। तो ऐसे में आपकी सहभागिता बिल्कुल मूल्य रखती है और आप लोग अपने जो जो सुझाव देंगे हम उसे इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। कुछ बातें आज चूंकि पहली क्लास है मेरी, तो मैं कुछ चीजें आपको समझाऊंगा, उसके बाद जो है वो चीजें हम फिर से रिपीट नहीं करेंगे, उसको हम लोग एक तरीके से आगे लेके चलेंगे, ठीक है। प्रकाश केशव बच्चे गुड इवनिंग, अखिलेश रॉय जी, रमन सिंह बच्चे गुड इवनिंग आप सभी को, रश्मि कुमारी बच्चे गुड इवनिंग आपको भी, किशन कुमार बच्चे गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग नहीं बच्चे, गुड इवनिंग है, ये तो संध्या हो चुकी है ना। प्रभात नहीं है, अब शुभ प्रभात नहीं है, शुभ संध्या है। शुभ प्रभात वाले मास्टर अलग हैं, संध्या वाले मास्टर अलग हैं। मैं संध्या वाला मास्टर हूं आपके साथ में, है ना। तो चलिए, आपके जो भी आपकी सजेशन है, जो भी डाउट्स हैं आप लोग बिल्कुल बताएंगे। बाकी हमारी कोशिश पूरी ये रहेगी कि आप लोगों को कोई डाउट्स हो ही ना। यदि फिर भी कोई डाउट्स होते हैं तो ऑब्वियसली बात है वी आर अवेलेबल 24/7। तो मैं नहीं कहूंगा, कुछ समय हमें भी चाहिए सोने होने के लिए, लेकिन उसके बाद हम अवेलेबल हैं। सर हिंदी वाले पर क्लास नोट्स इंग्लिश से ज़्यादा अपडेटेड हैं। सर हिंदी वाले प्री क्लास नोट्स इंग्लिश से ज़्यादा अपडेटेड हैं। सचिन बच्चे, मुझे लगता है कि अभी ऐसा कोई नोट्स तो हमारी ओर से गया नहीं है ना। ऐसा कोई नोट्स तो अभी हमारी ओर से गया नहीं जिसमें आप लोग ये कहें कि वो ज़्यादा अपडेटेड है। देखिए, अल्टीमेटली होता क्या है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि सबसे बेस्ट कंटेंट, चाहे वो इंग्लिश में अवेलेबल हो चाहे वो हिंदी में अवेलेबल हो। यदि इंग्लिश में अवेलेबल है तो हम उसे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके देंगे, और अगर वो हिंदी में अवेलेबल है तो नो डाउट हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर भी देंगे। तो इसको लेकर बिल्कुल आप संशय में ना रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। बिल्कुल डाउट मत कीजिए इस चीज पर कि ऐसा कोई कंटेंट आपको मिलेगा जो ज्यादा हिंदी में अपडेटेड है या अंग्रेजी में है। दोनों को हमने समान रूप से आगे लेकर चलना है, तो इसको लेकर आप परेशान ना हो। पीटी और मेंस का क्लास अलग अलग होगा ना सर? बच्चे CSDO बच्चे, पीटी अलग कभी नहीं होती है। जो ये कहता है कि पीटी की क्लास अलग होती है वो एक मिथ पैदा करता है। एक तरीके से मेंस ओरिएंटेड क्लास होती है। पीटी का मतलब ये होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं ना, जब आपका प्रीलिम्स आएगा तो उस प्रीलिम्स के 1 महीना पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ कवर कर चुके होंगे और इनमें से चीजों को निकालकर प्रीलिम्स के लिए आपके लिए सवाल दे देंगे और वही सब सवाल आप कर लेंगे। तो प्री के लिए कोई अलग सिलेबस है या मेंस के लिए कोई अलग सिलेबस, ऐसा नहीं होता है। सिलेबस वही है, उसी में से हम लोग मेंस ओरिएंटेड चीजों को अलग कर लेते हैं और प्री को अलग कर लेते हैं। लेकिन वो कब करते हैं, जब आपका प्री होने वाला है उसके 1 महीना पहले तक। तो आप उसको लेकर परेशान ना हो। स्टार्टिंग विद फन सर, बिल्कुल किशन बच्चे, स्टार्टिंग विद फन आप बिल्कुल एंजॉय करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। सलाम, बिल्कुल बच्चों सलाम है। सर मुझे पॉलिटी से डर लगता है बहुत दिनों से ही। प्रकाश केशव बच्चे, अब मैं गारंटी दे रहा हूं, हालांकि मैं यूट्यूब से तो ये कहता हूं कि 3-4 महीने लगेंगे आपको अच्छा बनाने में। इस क्लास की शुरुआत मैं आज कर रहा हूं और अगले 15 दिनों में, मैं 3-4 महीना भी नहीं कहता, अब अगले 15 दिनों में आपसे बेहतर इस विषय का समझने वाला व्यक्ति कोई नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य पूर्वक क्या सुनना है, मेरे लेक्चर को समझना है ना, और आप चीजों को आसानी से समझ जाएंगे। यकीन मानिए कोई करंट अफेयर ऐसा नहीं है जो आप टॉपिक पढ़ने के बाद समझ ना पाए। तो मुझे सिर्फ 15 दिन दीजिए, सिर्फ 15 दिन। उन 15 दिनों में आपसे बेहतर शायद ही कोई जानता होगा, इतनी मेरी गारंटी है, इतना आप मुझ पर विश्वास करें। सर मैंने आपकी यूट्यूब की क्लास करी है, वी लव योर वे ऑफ टीचिंग। सचिन बच्चे, वो तो एक डेमो था। पता है यूट्यूब पे होता क्या बच्चे, यूट्यूब पे देखिए अल्टीमेटली होता यह है कि यूट्यूब पे हम उतना नहीं कर पाते हैं जितना हम ऐप पे करते हैं। इसका रीजन भी है,
क्योंकि एक तो बच्चे वहां पर सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। सीरियस कैंडिडेट्स का मतलब होता है, कई बार आप देखते हैं कमेंट्स करने वाले यहाँ वहां, एक तो उड़ता परिंदा आता है, हाय हेलो तुम किधर से हो, तुम किधर से हो, और फिर वो क्लास डिस्टर्ब करके निकल जाता है। तो एक तो फैकल्टी दोस्तों अपने आप में वहां पर एक सीरियस नहीं हो पाते, क्योंकि हम बच्चों को समझाते रहते हैं कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन जब आप एप्लीकेशन पर आ गए तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सारे एस्पिरेंट वो हैं जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो सही में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपनी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। तो ऐसे में यहां पर आप गंभीर होकर पढ़िए, आप मजाकी तौर पे पढ़िए, हम आपको उसी तरीके से पढ़ाएंगे और इतने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि जो व्यवस्था है हमारी इस प्रकार से काम करती है। आपके जीवन से जोड़कर इस विषय को मैं ऐसा समझा दूंगा कि तुम भूलना भी चाहोगे दोस्तों तो भी नहीं भूल पाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो थोड़ा अंतर जो है वो ऐप और यूट्यूब पर होता ही है, और वो होता है छात्रों की वजह से, क्योंकि वहां पर थोड़े भी छात्र अगर ऐसा करते हैं तो वहां पर थोड़ा सा क्या होता है ना, उतने सीरियस कैंडिडेट्स नहीं होते हैं। फिर अगर आप सीरियस चीजों को करना चाहें वहां पर तो ऑब्वियसली बात है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो ऐसे में टीचर को फिर ऊपर ऊपर से उठना पड़ता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए वहां पर भी बहुत बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करें, लेकिन जो एप्लीकेशन में है उससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, ये भी हमारी गारंटी है दोस्तों। क्योंकि अल्टीमेटली यहां शिक्षक अपना पूरा जान लगा देता है, पूरा कंटेंट भाई लगा देता है आपको डेवलप करने में। एक और जो बहुत अच्छी बात, आज पहली कक्षा है इसी से मैं शुरू कर दूं, आप लोगों को बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि आप ऑनलाइन क्लास में हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि मैं ऑनलाइन में हूं, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा जहां परेशान होता है वो कहां है। जैसे सर ऑफलाइन में बड़ी अच्छा है, टीचर सामने होता है, टीचर हमें देख रहा होता है, हमारी बातों को सुन रहा होता है। सर ऑनलाइन में हमारी कमेंट नहीं देखते हैं, ऑनलाइन से एक तरीके से बस टीवी चल रही है हमारे सामने या मोबाइल चल रहा है उसमें समझ। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि तुम्हें एक एक छात्र को, जितने भी मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, इनको 1% भी ऐसा फील नहीं होगा, 1%, नॉट इवन सिंगल परसेंट ऐसा फील होगा कि हम लोग ऑनलाइन हैं। आपको लगेगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। आप में से जितने भी छात्र हैं वो सब इंटरेक्ट कर रहे हैं मुझसे और मैं उन सब से इंटरेक्ट कर रहा हूं। तो ये इस क्लास की खूबसूरती होगी, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। मैं बिना आपकी सहमति के आगे बढ़ ही नहीं सकता। आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा, कई बार मैं पूछता हूं क्या करेक्ट है, एम आई क्लियर, और उसके बाद मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। तो ऐसे में आप लोगों को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने वाला है कि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होंगी। जैसे आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा हूं, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जो है मुझे उसका जवाब दीजिएगा। सर मैं यूट्यूब पर आपकी क्लास के लिए चैनल पर आपकी वीडियो डिलीट कर दी गई, आपसे पॉलिटिक्स सीखने के लिए मैंने एडमिशन लिया था। थैंक यू सो मच प्रकाश बच्चे। प्रकाश बच्चे, कुछ चैनल जो हैं पीछे इतिहास में क्या रहा क्या नहीं रहा उसका तो खैर वो नहीं है, लेकिन हाँ उससे बेहतर कंटेंट आपको यहां मिलेगा, क्योंकि अब आप लोग एक सेफ उसमें आ चुके हैं। क्योंकि एक ये जो घर है इट्स अ काइंड ऑफ ऑफलाइन क्लासरूम। जब हम ऐप पर आते हैं ना तो ये एक तरीके से ऑफलाइन क्लासरूम की तरह ही है, और इसको मैं बनाऊंगा ऑफलाइन क्लासरूम, आप परेशान ना हो। ठीक है सचिन बच्चे, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का क्लास देखकर। इरफान जी थैंक यू सो मच। सर आई डोंट नो द शेड्यूल ऑफ क्लासेस। शेड्यूल स्वाति मिश्रा बच्चे, शेड्यूल कुछ इस प्रकार का है अभी आप लोगों का। सवेरे 7 बजे से 9 बजे तक आपकी हिस्ट्री की क्लास होती है, 9:30 बजे से लेकर 11:30 तक आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है, और शाम को 7 से 9 होगी आप लोगों की इंडियन पॉलिटी की क्लास। इंडियन पॉलिटी आपकी शाम को 7 से 9, ये 8:30 पौने 9 तक होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी क्लासेस जो हैं वो आगे बढ़ने वाली हैं। और बाकी मैंने आप लोगों से कह ही दिया है कि मेरी कक्षा में आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये ऑनलाइन है, ये बिल्कुल ऑफलाइन की तरह होगा। आप तनाव में बिल्कुल नहीं आएंगे, ये भी मेरी गारंटी है, और आप बहुत कुछ सीखेंगे। एक होता है सैद्धांतिक पॉलिटी, एक होता है व्यवहारिक पॉलिटी। हम सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पॉलिटी को साथ लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स की अगर बात करें बच्चे, सीएस देव बच्चे, तो करंट अफेयर जो पॉलिटी वाले हैं वो मैं आपके साथ में लगातार डिस्कस करता चलूंगा, लेकिन पहले मैं आपके उस बेस को तैयार कर लूं। करंट अफेयर कुछ नहीं होता, तुम्हें लगता है करंट अफेयर कुछ नहीं होता, अपडेशन है वो केवल अपडेट है आपके रेगुलर सब्जेक्ट का। अगर आपने रेगुलर सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो कुछ और नहीं हुआ होगा, वहां जो आपने पढ़ा है उसी पर एक बिंदु और आगे मामला बढ़ गया होगा। ठीक है, तो एक तरीके से पहले आप बेस तैयार कर लीजिए, उसके बाद जो करंट अफेयर्स आपको खुद लगेगा कि ये करंट अफेयर है ही नहीं, ये तो उस निश्चित सब्जेक्ट का ही अपडेशन है। तो एक बार 15 दिन दे दीजिए आप मुझे, सिर्फ 15 डेज, मैं आपसे सिर्फ 15 दिन मांग रहा हूं। और 15 दिन में जिनको डर लगता है इंडियन पॉलिटी से, उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, और न केवल फेवरेट सब्जेक्ट होगा, आपका ऑप्शनल भी PSIR होगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि अल्टीमेटली महत्व तो नहीं है ऑप्शनल का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस यूट्यूब पर प्रोवाइड कराऊंगा कि किस तरीके के सवाल आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में पॉलिटिकल साइंस एंड IR से। बाकी जो आपका ऑप्शनल है वो आप डिसाइड करें, मैं उसके लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट आने वाले 15 दिनों में इंडियन पॉलिटी होगा, ये मेरी गारंटी है। इतनी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो 15 दिन आप मुझे दीजिए, और वो कहता है ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे 15 दिन दो और तुम्हें पॉलिटी में सबसे बेस्ट बनाने का काम मैं करूंगा। ठीक है, तो 15 डेज मांग रहा हूं मैं आप लोगों को, ज्यादा नहीं मांग रहा। और एक और चीज, क्लास में कोशिश कीजिएगा कि आप लाइव रहें।
कोशिश कीजिएगा लाइव रहें। ये आपको 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा मेरी क्लास में। मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मैं रिस्पॉन्सिबल, हालांकि पूरी टीम बहुत शानदार है, लेकिन अल्टीमेट जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप में इंडियन पॉलिटी में, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, तुम्हारा 100% देने की गारंटी मेरी है। मैं जो पढ़ाऊंगा 100% आपको वहां से मिलेगा, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो चाहे वो आपका इंटरव्यू हो। तो ये कक्षा केवल फैक्चुअल डाटा देने वाली नहीं होगी, केवल आपको डाटा बैंक बनाने वाली नहीं होगी, बल्कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाली होगी, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाली होगी। क्योंकि अल्टीमेटली दोस्तों जब हम एसडीएम बनने का सपना सोचते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो है, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो उस तरीके की होनी चाहिए। तो उस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का भी आप हिस्सा बनने वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होने वाली है। ये भी आपको धीरे धीरे करके अपने आप में महसूस हो जाएगा। एम आई क्लियर? ये चीजें तो क्लास में लाइव रहें। लाइव रहने का उद्देश्य यह है कि मैं आपसे हर टॉपिक पर सवाल पूछता हूं। मैं हो सकता है 5 मिनट के बाद आपसे सवाल पूछ लूं, जो मैंने बताई बात है उसमें आपको इन्वॉल्व करने का प्रयास करूं। मेरी हर 5-5 मिनट में आप सवाल सुनेंगे और हर 5-5 मिनट में और आप उत्तर दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कोई सवाल ऐसे पूछूंगा जो आपको ना आते हों। आपका इन्वॉल्वमेंट जितना रहेगा, आपका सिलेबस उतना ही अच्छी तरीके से कवर होगा। और यहां पर सिलेबस कवर करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना, आपको उस मुकाम तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। तो ऐसे में लाइव रहिएगा, कोशिश कीजिए। पर यदि नहीं हो पाती कभी लाइव क्लास तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लीजिए, लेकिन ऑन द सेम डे देखिएगा, तो उसको बेनिफिट के तौर पर हम लेके चलेंगे। क्योंकि अगर 2-3 दिनों का बैकलॉग बना देंगे तो फिर वो जो क्लासेस आगे चलने वाली हैं, पीछे वाला बर्डन हो जाएगा, आगे आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज लाइव रहें, रेगुलर रहें। और एक जो बहुत बड़ी बात है, जो आप सब जानते ही हैं, कि एक सिविल एस्पिरेंट की तैयारी है, एक सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी है। आप जब एसडीएम बनने का, डीएसपी बनने का सपना सोच रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, यहां पर मैं आप सबसे क्लास के डेकोरम की अपेक्षा तो कर ही सकता हूं कि आप लोग उस तरीके का एक व्यवहार जो है अपनाएं कक्षा के भीतर, ताकि आप भी सहज रहें और जो आपके साथ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं वे सब भी सहज रहें। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। हालांकि ये रिक्वेस्ट करने में अपने आप में एक संकोच मुझे होता है, लेकिन फिर भी दोस्तों बताने में क्या ही हर्ज है। आप उतने समझदार हैं कि आप अपनी क्लास का डेकोरम बनाए रखेंगे, अपनी भाषा शैली, अपने जो व्यक्तित्व है उसको अच्छे से निखारेंगे और मेरे साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो बस इतनी सी बातें हैं मोटे मोटे तौर पर जो मुझे समझानी थी कोई क्लास शुरू करने से पहले। बाकी गारंटी है 15 दिन के अंदर तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पॉलिटी नहीं हुआ दोस्तों, तो फिर बताना तुम मेरे को, जो है बिल्कुल है। वो जो बसों में लिखा होता है ना कि जो है बिल्कुल ग्रह कलेश छुड़वाएं, और जो है बिल्कुल कोई चिपटा हुआ है उसको हटवाएं, या फिर पुराना प्यार, पुराना खोया हुआ प्यार दिलवाएं, है ना, वशीकरण जो है बिल्कुल मनचाही प्रेमिका मनचाहा प्रेमी दिलवाएं। तो उस तरीके के 15 दिन की गारंटी मैं मांग रहा हूं। बंगाली बाबा तो मैं नहीं हूं, लेकिन 15 दिन की गारंटी आपसे मैं लेता हूं कि 15 दिनों के भीतर आप लोगों के जो ग्रह क्लेश हैं, आपके जो क्लेश हैं, ग्रह क्लेश नहीं, आपके जो पॉलिटिकल क्लेश हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है। फिर आप इंजॉय करेंगे, अभी से आप इंजॉय करना शुरू कर देंगे। एक और बात, जो क्योंकि क्लास शुरू हो ही गई तो बता दूं मैं आप लोगों को, आप लोग जो पढ़ रहे हैं बीपीएससी में, यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे, यदि आप सही तरीके से पढ़ेंगे, तो मेरी गारंटी है कि तुम बीपीएससी दो, मेरी ओर से तुम यूपीएससी दो। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि तुम बीपीएससी में बैठोगे, पॉलिटी का एक सवाल नहीं छोड़ोगे, तुम यूपीएससी में बैठोगे, पॉलिटी का एक सवाल नहीं छोड़ोगे, तुम यूपी पीसीएस में बैठोगे, पॉलिटी का एक सवाल नहीं छोड़ोगे। ये मेरी गारंटी है। जो छात्र मुझे जानते होंगे उन्हें पता भी होगा। तो ऐसे में जो ये अप्रोच मैं लेकर चलने वाला हूं, मेरा अप्रोच क्या होगा, मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी, तो हम चर्चा करेंगे ही। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं ये आप लोगों से कि आप मेरी ओर से बीपीएससी में बैठिए, आप मेरी ओर से यूपीएससी में बैठिए, आप मेरी ओर से यूपी पीसीएस में, भारत के किसी भी पीसीएस में बैठिए। आपकी पॉलिटी, एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको पॉलिटी में ना आता हो। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बीपीएससी में भी, यूपीएससी में भी, और यूपी पीसीएस या जो भी पीसीएस आप देना चाहते हो। ये मेरी गारंटी है। अब इस गारंटी का मतलब समझ जाइए कि कितनी प्रतिबद्धता से मैं काम करता हूं और अपने छात्रों को उस तरीके से बनाने का मेरा काम होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये मोटी मोटी बातें हैं, है ना। क्लास को मतलब लाइट मोड में रखते हुए एंजॉय से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल पॉलिटी तनाव नहीं आएगी, लेकिन रेगुलर रहिएगा, है ना। वो मेंढक वाला काम नहीं कि दोस्तों आज जो है बरसात हुई तो अपन टर्टर नहीं, डेली का टर्टर सुनना मांगता है अपने को। डेली का टर्टर सुनाइए आप मुझे। एक दिन आके नेक्स्ट डे ऐसा नहीं कि गायब हो जाएं। और यदि कोई जेन्युइन रीजन है तो प्लीज उसे उसी दिन अपडेट कर लें, उस क्लास को समझ लें। तो दोस्तों वही सब बातें पुरानी कि सीरियस एस्पिरेंट अगर आप बनते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बहुत जल्दी आप एसडीएम बनेंगे। लेकिन जरूरी है दोस्तों ये सीरियस एस्पिरेंट बनना। ये कौन सा है? ये सीरियस एस्पिरेंट है। क्योंकि एक एस्पिरेंट ऐसा भी होता है, एक एस्पिरेंट ऐसा होता है जो हवा में उड़ने वाला होता है। जब हम YouTube पर बात करते हैं तो उसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे आते हैं जो इस लेवल के एस्पिरेंट होते हैं। मतलब उन्हें कल्पना में जीना है। दे आर लाइक टू बी, दे वांट टू बी इन द यूटोपिया। ओ माय गॉड, मैं तो बिल्कुल जो है एकदम एसडीएम बन जाऊंगा और उसके बाद ये कर दूंगा वो कर दूंगा। वो कुछ नहीं कर पाते
क्योंकि वो उस रास्ते पर चल ही नहीं पाते जिस रास्ते पर चलना है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले तो इस यूटोपिया की दुनिया से, अच्छी बात है कल्पना करना, भावनाएं आपको अपने मुकाम तक पहुंचाने में एक रास्ता दिखाती हैं, आपको मोटिवेट करती हैं, लेकिन भावनाओं में रहकर, कल्पनाओं में रहकर ही सफलता नहीं पाई जा सकती। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि आप इस यूटोपिया से बाहर निकलें और वास्तविकता को समझें कि रियलिटी क्या है, किस प्रकार से हमें पढ़ना है। जिस पोस्ट को हम चाहते हैं एसडीएम डीएसपी बनना, वो पोस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा पद है जिसके लिए जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। तो जब पद बड़ा आदमी मिलता है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी मिलती है। तो ऐसे में आपका जो व्यक्तित्व है चीजों को देखने का, वो भी उस लेवल का होना चाहिए। आप जिस भी धर्म के हों, जिस भी जाति के हों, जिस भी वर्ग के हों, जिस भी भाषा के हों, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कोई भी ऐसा जिला नहीं मिलने वाला है आपको जहां पर केवल आपके ही धर्म लोग रह रहे हों, या ऐसा कोई भी जिला नहीं मिलेगा जहां पर केवल आपकी ही भाषा के हों या फिर आपकी ही संस्कृति के लोग हों, आपकी ही जाति के लोग हों। आपको ऐसा जिला मिलेगा जहां पर सब कुछ दोस्तों क्या है, जहां पर आपको अलग जात मिलेगी, अलग धर्म मिलेंगे, अलग भाषाएं मिलेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है आपको वहां पर डील करना है। तो आपका व्यक्तित्व तो इस प्रकार का होना चाहिए कि आप अपनी जात से ऊपर उठे हों, आप अपनी धर्म से ऊपर उठे हों और आप अपनी उस भाषा से भी ऊपर उठकर काम कर रहे हों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको प्रशासक के रूप में देखना है। तो मैं जिस व्यक्तित्व निर्माण की बात कर रहा हूं वो यही है ना। तो ऐसे में यूटोपिया नहीं लेके चलना है, व्यवहारिक और वास्तविक रूप में आगे बढ़ना है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां से, ये जो आपका सीरियस एस्पिरेंट वाला केस है, यहां से आप लोग यहां से आप यहां जल्दी पहुंचेंगे बजाय के उससे। इसके बीच में बहुत पतली दीवार है। बहुत पतली दीवार का मतलब ही ये होता है कि केवल अगर आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया है तो आप बहुत जल्दी एसडीएम बन जाएंगे, और यदि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो फिर दिक्कत है दोस्तों। और वो हम करवाएंगे आपको लगातार कक्षाओं में, तो आप परेशान ना हो। तो कोशिश करें कि आप ये जो एसडीएम डीएसपी का सपना सोच रहे हैं इसको व्यवहारिक तौर पर हम पूरा करने का प्रयास करें, यूटोपिया में केवल ना रहें। ये सब चीजें आपके लिए हालांकि तनावपूर्ण नहीं होनी चाहिए कि ये जो है वो रिजल्ट होता है। देखिए 0.01% मतलब 1% से भी कम रिजल्ट होता है। जितने छात्र फॉर्म भरते हैं उन छात्रों में से 0.1% ही रिजल्ट आता है। तो हम चाहते हैं कि आप उन 0.1% में हो, और 0.1% में आने के लिए जरूरी है कि आप कक्षाओं को रेगुलर तरीके से करें। जो चीजें आपको मिल रही हैं आप उन्हें पढ़ें, आप अपने शिक्षक से चीजों को समझने का प्रयास करें बहुत गहराई से, तभी आप उस 0.1% में आएंगे। और गारंटी है कि आप उन 0.1% में आएंगे यदि आप सही से आगे बढ़ेंगे तो। क्लियर है। अगली बात दोस्तों अगर कहें तो यहां पर अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का जो लेक्चर प्लान है वो कैसे इंडियन पॉलिटी बढ़ने वाली है। इसी लेक्चर प्लान से बढ़ने वाली है, कुछ भी दिया है नहीं दिया है, ये जो लेक्चर प्लान है इसी लेक्चर प्लान से आपकी पॉलिटी बढ़ेगी। तो ऐसे में अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और बाकी आप इसको लिखना चाहें तो आप लोगों को ये सब पीडीएफ जो है ये आपको आपके ही एप्लीकेशन में जो माई लाइब्रेरी करके जो भाई दिया होगा आपका, उसमें जाके आपको 24 आवर्स के अंदर क्लास होने के 24 घंटे के भीतर आपको ये मिल जाएगी। ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन में ही, उत्कर्ष ऐप में ही माई लाइब्रेरी है, उसमें जाइए, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये सब चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी, आप परेशान ना हो। तो कैसे बढ़ना है दोस्तों इंडियन पॉलिटी में हम लोगों को देख लेते हैं फटाफट से कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहला दोस्तों यहां से भी पहले से हम शुरू करेंगे राज्य से, हम शुरू करेंगे स्टेट से। कहां से? स्टेट से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हम शुरू करने वाले हैं वो है दोस्तों राज्य यानी कि स्टेट। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा था क्लासेस आप लोगों की बाइलिंगुअल होंगी, और बाइलिंगुअल का मतलब है दोनों ही भाषाओं में मैं पढ़ाऊंगा भी, और आपको जो कंटेंट मिलेगा वो भी आपको आपके भाषा में मिलेगा जो आपने चाहिए है। तो पहला जो है दोस्तों हम बढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का संवैधानिक विकास। किसी ने कुछ पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं चाह रहा हूं कि इस कक्षा में आप शून्य बनकर बैठें, 0 बन के बैठोगे, बहुत लाभ कमाओगे। अगर थोड़ा आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए कि आप शून्य बन जाएं इस समय के लिए, अगले 15 दिन के लिए। दूसरा है फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का निर्माण। तीसरा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान की विशेषताएं। चौथा है शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की अनुसूचियां। इसके बाद दोस्तों प्रस्तावना यानी कि प्रीएम्बल। इसके बाद संविधान के भाग हैं यानी कि पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद हम घुस जाएंगे पार्ट्स में। पार्ट 1 दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। इसके बाद पार्ट 3 दैट इज फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। पार्ट 4 में आप लोगों का है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। इसके बाद जो है दोस्तों आप लोगों का पार्ट 4A दैट इज फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि मौलिक कर्तव्य। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो यहां पर आप आ जाएंगे, एंटर करेंगे फिर प्रेसिडेंट के पास यानी कि राष्ट्रपति है। उसके बाद आपका वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी है। इसके बाद दोस्तों संसद की बात पढ़ेंगे आप लोग, पार्लियामेंट जो है उससे जुड़ी हुई बातों का आप यहां डील करेंगे, जिसमें मतलब पार्लियामेंट का मतलब सब कुछ उसमें कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, समितियां, प्रस्ताव वगैरह सब कुछ A to Z है ना। तो संसद छोटा सा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं छोटा सा है, ये वो संसद आपका पूरे हफ्ते चलने वाला टॉपिक है।
इसके बाद आपका गवर्नर आने वाला है, क्योंकि अब हम आ चुके हैं राज्य पर। अब तक तो हम केंद्र पर थे, अब हम राज्य पर आ गए हैं। तो राज्यपाल आ जाएगा, फिर राज्य का विधानमंडल आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका महाधिवक्ता है, यानी कि अधिवक्ता, यानी कि आपका राज्य का महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। इसके बाद आपका न्यायपालिका आएगा। न्यायपालिका में आप लोगों की वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है, इसके बाद जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, यानी कि जो आपके एक तरीके से जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय, जिसको आप लोग कहते हैं अधीनस्थ न्यायालय, वो आप पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। इसके बाद आप लोगों का आएगा ट्राइब्यूनल्स, विच इज अ काइंड ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी की तरह ही है। जैसे इस बार आपने एक सवाल देखा होगा जहां पर आपसे पूछा गया था कि वैकल्पिक विवाद निवारण के लिए कौन कौन से तंत्र आजकल सामने आ रहे हैं, तो उसमें एक ट्राइब्यूनल्स भी हो सकता है, बाकी जो है लोक अदालतें वगैरह वो भी आप यहां पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन से फिर आप आएंगे केंद्र राज्य संबंधों पर, फिर इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय शासन की बात करेंगे, जहां पर पंचायती राज है, नगर पालिका है, इन सबको पढ़ने वाले हैं। फिर आप पढ़ेंगे दोस्तों आपातकाल को, यानी कि इमरजेंसी को। उसके बाद आप पढ़ेंगे अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, यानी कि शेड्यूल्ड एंड द ट्राइबल एरियाज। इसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, यानी कि संघराज क्षेत्र को। फिर आपके संशोधन हैं, जो संशोधन हुए हैं अभी 106 जो 105 संविधान संशोधन हुए हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। और इसके बाद संविधानिक एवं संविधानेतर संस्थाओं को पढ़ेंगे, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है और जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं विस्तार से। जैसे यूपीएससी है या एसपीएससी है या कैग है, ये फाइनेंस कमीशन है, ये सब क्या है? ये सब भाई आपकी संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। जबकि कुछ बॉडीज ऐसी हैं जो संविधान में जिनका उल्लेख नहीं है लेकिन वे काम कर रही हैं। जैसे अगर बात करें तो आपका नीति आयोग है, या सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, सीआईसी है, केंद्रीय सूचना आयोग है, इनके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर संवैधानिक एवं संविधानेतर संस्थाएं या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो है स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, अब स्ट्रेटेजी पर बात कर लेते हैं। तो ये आपका फॉर्मेट है, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं आपके इंडियन पॉलिटी में, जो मैंने आपको पूरा एक ग्राफ दिखा दिया कि ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। 3 से 3.5 महीने में आप लोगों का जो कोर्स है वो हो जाएगा, मतलब जो समय आपको दिया गया है, निर्धारित किया गया है, उसके अंदर रहते हुए हम ना केवल प्री लेवल का बल्कि मेंस लेवल पर भी आपको तैयार कर चुके होंगे इतने समय के भीतर। ठीक है, इन सब जो टॉपिक्स है उनको लेकर। यहां पर दोस्तों अगर बात करें स्ट्रेटेजी, तो मेरे द्वारा क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी इस कोर्स को बढ़ाते हुए, तो बड़ा सिंपल सा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस, ये दो चीजें आपके पास हर विषय में होनी चाहिए। ना केवल इंडियन पॉलिटी में बल्कि हर सब्जेक्ट में होनी चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो इकोनॉमी हो। दोस्तों एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ना केवल प्रीलिम्स के बल्कि मेंस के, जो लगातार हम करवा भी रहे हैं आपके साथ यूट्यूब पर। तो ऐसे में पीवाईक्यूज होंगे, सिलेबस आपका होना चाहिए साथ में, आपके हर बार सिलेबस आपके साथ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों एक्सप्लेनेशन थ्रू चार्ट्स एंड डायग्राम्स, मेरी हर कक्षा में आप लोगों को चार्ट्स और डायग्राम मिलेंगे। हर कक्षा में चार्ट्स और डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप जब रिवीजन करने बैठे तो वो सब जो लिखा हुआ मगध लिपि टाइप का है, पूरा कॉपी भरा हुआ है, उसको रिवीजन करने बैठोगे तो कुछ भी याद नहीं आएगा, उससे कुछ भी याद नहीं आएगा। लेकिन जब आप उन चार्ट्स को, उन डायग्राम्स को देखोगे, आपको सब कुछ जो है सब कुछ रिकॉल हो जाएगा और आप उस पूरे सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट आपने 120 घंटे में पढ़ा है, उसको हार्डली 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर पाओगे। तो आपकी कक्षाओं में लगातार फ्लो चार्ट्स का और डायग्राम्स का इस्तेमाल होगा, ये भी मेरी गारंटी है। आप पूरी की पूरी पॉलिटी को इस तरीके से समझ जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों का क्या है, तो प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड है, फिर ये आपका हो गया और सिलेबस पूरा कवर होगा। ये तो दोस्तों है ही है सिलेबस जो है यूपीएससी में बीपीएससी। और मैंने आपसे क्या कहा है कि मेरी ओर से आप पॉलिटी पढ़कर चाहे यूपीएससी दीजिए, चाहे आप बीपीएससी दीजिए, चाहे भारत का आप कोई भी पीसीएस एग्जाम दीजिए, गारंटेड है कि एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा, जो आप लोग देखते भी रहते हैं लगातार। तो कुल मिला के दिस विल बी माई स्ट्रेटेजी, है ना। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एक और आखिरी बात, अब आगे क्योंकि हम शायद से आ ही गए हैं। अच्छा, सोर्सेस कवर देख लीजिए। सोर्सेस कौन कौन से मैं कवर करूंगा आपकी इस कक्षा को आगे बढ़ाते वक्त। तो दोस्तों इसमें सोर्सेस आपके होने वाले हैं एनसीईआरटी को मैं इसमें लेके चलूंगा, तो आपको एनसीईआरटी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आपका एनसीईआरटी भी इन्वॉल्व होने वाला है। दूसरी बात, इसमें एम लक्ष्मीकांत जो कि एक भाई बाइबल मानी जाती है फॉर द इंडियन पॉलिटी फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ऑफ सिविल सर्विसेज, इसको भी हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो सब चीजें आपको इसमें मिलने वाली हैं। डी बसु साहब का जो कंटेंट है, जो क्रक्स है, उसको भी हम इसको साथ लेके चलेंगे। और बीके शर्मा जो कि एक अपने आप में बहुत अच्छी किताब मानी जाती है किसकी, इंडियन पॉलिटी के लिए, इसको भी हम इसमें इन्वॉल्व करके चलेंगे। तो कुल मिलाकर ये सब सोर्सेस जो हैं आपको लगातार देखने को मिलेंगे आपकी कक्षाओं के अंदर ही, लेकिन बहुत
सिंप्लीफाई फॉर्म में, बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ इन चीजों को। आपको लगता होगा यहां भाषा जटिल है, लेकिन जब आप कक्षा करेंगे तो उसके बाद यदि आप कोई भी किताब पढ़ोगे आपको उसकी भाषा बहुत आसान लगेगी। तो यदि आप रेफरेंस के लिए कोई बुक चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, लेकिन आप मत लीजिए। ये भी मेरा एक आपके लिए अभी वादा है कि किसी बुक की जरूरत नहीं है अभी तक, क्योंकि आपको उत्कर्ष की ओर से किताब मिलने ही वाली है। बट अगर फिर भी लगता है आपको तो आप एक लक्ष्मीकांत किताब ले सकते हैं। क्लास करने के बाद आप उसको कर लीजिए, आप ये पाएंगे कि आपकी क्लास में ज्यादा हुआ है बजाय कि किसी किताब के। ये भी मेरी गारंटी है, कोई भी किताब ऐसी नहीं है जिससे ज्यादा या आपके लेक्चर से ज्यादा उसमें हो भाई कंटेंट। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि लक्ष्मीकांत शुरू करती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अगर आपने कभी लक्ष्मीकांत देखी होगी तो लक्ष्मीकांत की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, लेकिन मैं 1773 से शुरू नहीं करूंगा, मैं शुरू करूंगा 1600 से, इवन 1498 से। तो मैं आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो फेज है उसे भी कवर करवाता हुआ आऊंगा। तो ऐसे में आप खुद इस बात को समझ जाएंगे कि आपका जो कंटेंट है वो किसी किताब से बहुत ज्यादा है और बहुत सिंप्लीफाई फॉर्म में है। ठीक है, तो इन चीजों को इन्वॉल्व करेंगे। बाकी आपको इसमें सुपर नोट्स वगैरह तो आपको बता ही दिए गए हैं कि मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें हैं दोस्तों जो आपको करनी है और इस तरीके से मैं आपको आगे लेके चलूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों के साथ में बहुत कंफर्टेबली इस विषय को न केवल समझेंगे बल्कि आप जीना शुरू कर देंगे अगले 10 से 15 दिन के भीतर भीतर। मेरी बात स्पष्ट हो गई है दोस्तों? बस एक दो चीजें याद रखिए, एक तो लाइव रहिए। क्या रहिए? लाइव रहिए। पहली बात दोस्तों, इसे मत छोड़िएगा क्योंकि इसमें आपको काफी नुकसान हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लाइव रहेंगे ना तो आप उसे एंजॉय करेंगे। मैं सवाल पूछूंगा, आप उसका हिस्सा बनेंगे। और इस एप्लीकेशन में काफी सारी अच्छी बातें भी हैं कि इसमें पोल सिस्टम भी है, पता भी चल जाएगा कि भाई कितने % लोगों ने पोल सही दिया है, तो कितने लोग जो है सही ट्रैक पर चल रहे हैं, और जिन्होंने गलत दिया है तो वे तनाव ना लें दोस्तों। अल्टीमेटली गलती ही एक तरीके से सही चीजों को आगे लेके चलती है। तो एक तो लाइव रहें, और दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझने का प्रयास करें। आपने जो एडमिशन लिया है दोस्तों, वो एडमिशन समझने के लिए लिया है, किसी किताब को रटने के लिए नहीं लिया है। तो इन दो बातों में बहुत बड़ा अंतर है जो छात्र यहां पर कंफ्यूज कर जाता है। छात्र को लगता है कि सर पहले दिन से ही हमें लिखवा क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों, लिखवाने वाले काम करवाना वाला दौर चला गया। वो दौर चला गया जब वो मास्टर आकर और लिखवाते थे, और लिखवाना जहां पर होगा वो मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को। पर हम लोग मोस्टली यूज करेंगे उन एक तरीके से मेथड्स का जो आपको लगता है कि एक वाजीराम जैसी दृष्टि या कोचिंग जो है, बड़ी बड़ी जो कोचिंग जहां होता है ना, वहां पर ये शॉर्ट फॉर्म में चीजें सिनॉप्सिस रूप में दी जाती हैं ताकि छात्र उसको फटाफट से रिकॉल कर सके। अब वो फिर से पूरी उत्तर पुस्तिका को लेकर, या अगर हम बात करें उस पूरी किताब को लेकर नहीं बैठना है। आपने एडमिशन लिया है समझने के लिए, आप चीजों को समझिए। उसके बाद भाषा तो आपके पास खुद के पास है, आप उसको लिख भी सकते हैं दोस्तों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मेरी कक्षा में ध्यान आपका समझने पर होना चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति एक साथ 100 काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 100 काम नहीं कर सकता, लेकिन यदि आप एक समय पर एक काम करेंगे तो 100% एफिशिएंसी से करेंगे। एक समय पर 100 काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी उसी तरीके से बट जाएगी। तो कोशिश कीजिए कि आप समझें, जहां लिखवाने वाली बात होगी मैं आपको लिखवाऊंगा, तो अन्यथा आपका टाइम वेस्ट इसमें बिल्कुल ना करेगी। सर बिल्कुल लिखवाइए, आप जो है उसके लिए कंटेंट मिल रहा है आप लोगों को, आपको क्लास पीडीएफ मिलेगी, आपको किताबें मिलेंगी, सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को। तो यहां पर शिक्षक का ज्यादा से ज्यादा आप इस तरीके से एक तरीके से उनका दोहन कीजिए कि सर आप हमें समझाइए, आप हमें सक्षम बनाइए कि हम लिख सकें उत्तर। इस बात को ध्यान रखिएगा हर विषय में, न केवल मेरे विषय में। ये जो एडमिशन लिया है आपने, ये एडमिशन इसलिए लिया है क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो सब्जेक्ट समझना है, और समझ जाओगे तो अपनी भाषा में भी आप लिख पाओगे। ये भी दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मेरी भाषा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, मेरी समझ की जरूरत आपको पड़ेगी, वो मैं आपको दूंगा। क्लियर है? तो इन बातों को थोड़ा ध्यान में रखिए, बाकी सब चीजें एकदम स्मूथ हैं। अब बताइए, इन बातों में किसी को कोई डाउट, कोई समस्या? एक लाइव रहना है, दूसरा समझने पर पूरा फोकस करना है। समझने पर पूरा फोकस करना है दोस्तों, और यकीन मानिए आपको वो क्वालिटी कंटेंट मिलेगा जो शायद से लाखों की कोचिंग में भी नहीं मिलता है। तो बताइए, क्या किसी को कोई डाउट है आप सब में से? तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। एंड डोंट टेक इट एज एन बोरिंग लेक्चर कि सर बोर हो रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए। कंटेंट में जब घुसेंगे उसके बाद बोरियत का मतलब नामो निशान खत्म हो जाएगा। बताइए अमर कुमार बच्चे, गुड इवनिंग। कोई समस्या किसी को? मुझे उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं होगी। और जितनी बातें हमने, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि लगातार आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। तो मैं इसी की बात कर रहा था आपसे, ताकि आप लाइव रहेंगे तो इसमें इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा, इंटरेक्शन बना रहेगा मेरा और आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो यकीन मानिए मेरी गारंटी है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। और चाहे फिर वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, क्योंकि मैं सारे सवाल सॉल्व करवाऊंगा आपको। क्योंकि आपने देखा इस बार दोस्तों की थोड़ा सा बीपीएससी ने लेवल बढ़ा दिया, लेकिन अल्टीमेटली वो कोई लेवल था ही नहीं, हलवा लेवल था।
तो आप लोगों को मैं तीनों तरफे एक तरीके से लेके चलूंगा, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई और पीसीएस हो। लगातार आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं सभी फॉर्मेट में, ताकि कल को यूपीएससी के बराबर खड़ा हो जाए बीपीएससी, तब भी आपको कोई समस्या ना हो। तो इस तरीके का अप्रोच मैं लेके चलूंगा। और आप लोग जो हैं कोई बुक नहीं लेनी यार। अमन पीवाईक्यू के लिए अमन राज जी, मैं कह रहा हूं आपसे, प्रीलिम्स के 1 महीना पहले मैं आपको कंटेंट दूंगा, उसको पढ़ के जाओ और 1% तुम्हारा सवाल बाहर से नहीं आएगा। खत्म काम दोस्तों, ठीक है। कोई बात नहीं रंजीत बच्चे, आप उसे सेम डे कवर कर लें, मतलब सोने से पहले। यार ऑनलाइन का यही तो फायदा है, ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि आप लोग उसको सोने से पहले भी कम से कम एक मोबाइल रख लिया, सुनते गए उस चीज को। तो ऐसे में आप सेम डे कवर कर लें। मतलब कहने का ये है कि जो जॉब वाले हैं वो परेशान ना हो कि साहब हमारा तो टाइम, आप आसानी से उसे सेम डे कवर कर लें, ताकि अगले दिन की क्लास में आपको समस्या ना हो। बस मेरा उतना सा बोलना है ना। और लाइव में थोड़ा सा इंटरेक्शन ये है कि मैं आपसे बात करता रहता हूं, तो आपको लगेगा कि ऑफलाइन वाला ही है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, ठीक है। ये चीजें हैं। बाकी चलिए अब शुरू करते हैं चीजों को और बढ़ते हैं आगे की ओर। आप लोगों के कमेंट्स मैंने देख लिए हैं और लगातार एप्लीकेशन में आपके कमेंट्स लगातार चलते रहेंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी और इसको प्लीज सर एक बार बता दीजिए, सबके कमेंट दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, सबके कमेंट मुझे दिख रहे हैं। और कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं, है ना, ध्यान दें, सॉरी आगे बढ़ें। तो चलिए दोस्तों, 7:31 का टाइम हो रहा है, 7:31 का। आज से 120 घंटे बाद तुमसे बेहतर पॉलिटिक कोई नहीं जानेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप आज जो आए हैं और जो डेली आएंगे अब शाम को 7 बजे मेरे पास, वो है आपका भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने के लिए। कौन सी व्यवस्था दोस्तों? भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अच्छा शुरू करें चीजों को। तो यस सर, नो सर, बिल्कुल सर, ऐसे करते चलिएगा, है ना। वो थोड़ा सा ध्यान रखिए, जो दादी अपनी दादी हैं वो कभी कोई आपको याद होगा कहानी सुनाया करती थी रात में सोने से पहले, है ना, जब सोते थे तो कहानी सुनती थी। तो दादी माँ हमेशा एक्सपेक्ट करती थी कि तुम लोग हूं करते रहो, कि हाँ हाँ सुन रहे हैं, हाँ, ताकि उसमें उनको लगे कि नहीं बच्चा सो नहीं गया हो और मेरी एनर्जी वेस्ट ना हो रही हो। तो इसलिए दादी कहा करती थी, नानी कहा करती थी कि बेटा हूं करते रहना। तो वैसे बस या हाँ हाँ, यस सर, नो सर करते रहिएगा, है ना। तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि नहीं बच्चे सो नहीं गए हैं, वो भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो इतना सा बस आपसे मेरी अपेक्षा है, ताकि चीजें अच्छी हो सकें। दोस्तों भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, पहला लेक्चर आप लोगों का। अब आप मुझे ये बताइए, देखिए शुरू हो गया ना। अब आपका है दोस्तों सारा खेल, मेरा कोई काम नहीं है। आप सब आप करेंगे, बस मैं आपको फॉर्मेट दूंगा, उसके बाद आप छा जाएंगे जो है इस देश पर। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? वट डू यू मीन बाय दोस्तों, वट डू यू मीन बाय इंडियन पॉलिटी एंड और कैन से भारतीय राज व्यवस्था? मैं सिर्फ बोर्ड पर लिखी हुई बात के बारे में पूछ रहा हूं। आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी वो आ रही हो डेफिनेशन, मुझे नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल लेमन भाषा में आपसे कह रहा हूं कि भैया बोर्ड पे जो 2 शब्द लिखे हुए हैं भारतीय राज व्यवस्था, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, मुझे इससे बिल्कुल मतलब नहीं है। पहले अभी आपके सामने जो बोर्ड पर शब्द लिखा हुआ है भारतीय राज व्यवस्था, इसका मतलब क्या है दोस्तों? बताइए क्या समझ रहे हैं आप इससे, बताइए इससे आप क्या समझ रहे हैं। और बिल्कुल परेशान ना हो, ऐसा नहीं कि तनाव में आ जाएंगे सर बिल्कुल ये मैं आंसर गलत दे दूंगा। कोई बात नहीं, तुमसे बेहतर और कोई नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि अगर तुमसे बेहतर कोई और होता तो ऑब्वियस सी बात है, भारत में हर व्यक्ति के पास आधार कार्ड है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो महिला है, चाहे पुरुष है, और हर किसी का जो थंब इंप्रेशन है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे में तुम सब यूनिक हो। सो डोंट टेक इट कि सर जो है बिल्कुल मामला खराब हो जाएगा या कोई और ऐसा, बिल्कुल नहीं। यू आर यूनिक, और इसीलिए तुमको यूनिक आईडी मिली हुई है जिसे आधार कार्ड कहा जाता है। तो जो आपके दिमाग में आ रहा है, जो मैं पूछ रहा हूं, उसका उत्तर आप दे दीजिए, काम हो जाएगा। मैंने आपसे भारत को चलाने वाली व्यवस्था, एग्जैक्टली देखिए बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया, भारत को चलाने वाली व्यवस्था। और कोई जवाब देना चाहता है? तो दोस्तों मैंने आपसे पूछा है कि भारतीय राज व्यवस्था में आप क्या समझ रहे हैं। अच्छा, आपकी पहली कक्षा आपकी आखिरी कक्षा तक साथ चलेगी, ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। आपकी पहली कक्षा जो है आज की, आपकी आखिरी कक्षा तक चलेगी। तो भूलने का स्कोप पैदा नहीं होगा कि सर पहला वाला भूल गए आगे बढ़ते बढ़ते। संविधान के अनुसार, यार MKR बच्चे, मैं आपसे संविधान के अनुसार नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि भैया इसका मतलब क्या है। यहां दिक्कत आती है। मैंने क्या कहा, जीरो बन के बैठो, जीरो बन के। भारत को चलाने की व्यवस्था, ठीक है। अमर कुमार बच्चे, MD इरफान जी कह रहे राज करने के लिए मानक व्यवस्था की जरूरत। मानक व्यवस्था, अब ये मानक कहां से आ गया यार, हलवा सा था, 2 शब्द दिए थे मैंने,
भारतीय राज व्यवस्था, भारत पर राज करने की व्यवस्था, भारत को चलाने की व्यवस्था, मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे, एंड यू आर गिविंग मी सम डेफिनेशन ऑफ वो। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए। भारतीय राज व्यवस्था में मेरे सामने दो शब्द हैं, एक है भारत और एक है राज व्यवस्था। तो अब मैं जब पूछूं किसी से कि भैया इसका मतलब क्या है, तो आपके दिमाग में सीधा ये आना चाहिए, अगर पहले से कुछ नहीं है तो, भारत को चलाने वाली व्यवस्था, भारत को रन करने वाली व्यवस्था, सिस्टम, इतना ही चाहिए मुझे। तो यहां दो चीजें हैं, एक आ गया भारत और एक आ गया व्यवस्था। दोस्तों यहां पर यह बताइए कि भारत क्या है, व्हाट इज इंडिया, व्हाट इज इंडिया और व्हाट इज भारत, भारत क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा अगला सवाल। तो दोस्तों भारत एक राज्य है। भारत क्या है, भारत एक राज्य है। इंडिया इज ए स्टेट। भारत क्या है, भारत दोस्तों एक राज्य है। अब आप में से कईयों के जमीन खसक गई होगी जो है पैरों के नीचे से कि सर क्या बोल रहे हैं आप, राज्य सर कैसे राज्य है, राज्य तो सर यूपी बिहार हरियाणा पंजाब है, भारत कैसे राज्य है। नहीं, मैं कह रहा हूं भारत एक राज्य है। इंडिया इज ए स्टेट, भारत एक राज्य है। दोस्तों अब यहां पर यह पता होना बहुत जरूरी है कि तो सर राज्य होने के लिए क्या क्या जरूरी है। अगर भारत एक राज्य है तो राज्य होने के लिए जरूरी क्या क्या है। तो दोस्तों यहां ध्यान से समझिए, एक राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है। एक राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है। दीज फोर फैक्टर्स आर मैंडेटरी टू बी ए स्टेट। आई एम सेइंग मैंडेटरी, नॉट एक्सेप्शनल। ऑल द फोर फैक्टर्स आर मैंडेटरी। चारों ही फैक्टर्स क्या हैं, मैंडेटरी हैं, जरूरी हैं। एक भी नहीं होगा तो राज्य नहीं बनेगा। और ये चार तत्व कौन कौन से हैं जिनसे मिलकर राज्य बनता है दोस्तों। तो ये चार तत्व हैं भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। भूमि दैट इज लैंड, जनसंख्या दैट इज पॉपुलेशन, सरकार दैट इज गवर्नमेंट, एंड द फोर्थ वन इज सोवर्निटी और कैन से संप्रभुता। So these are the four factors which are compulsory or can say mandatory to be state। एक राज्य होने के लिए इन चारों तत्वों का होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा दोस्तों प्लीज। ये सिनॉप्सिस जो हैं ये हल्के, कुछ लिखिए मत, सिर्फ ये सिनॉप्सिस ऐसे बना दीजिए, क्योंकि मैं यहां पर कम से कम 5-10 मिनट खड़ा रहूंगा इस पेज के साथ में। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर हम लिख नहीं पाए। मैं लिखवाऊंगा, अभी आपसे कुछ भी नहीं फिलहाल समझाऊंगा, लेकिन आप इसको केवल इस फॉर्मेट में डाल दीजिए। आपको क्या हेल्प करने वाला है मैं बताऊंगा आगे ये। तो मैंने आपसे कहा भाई भारत क्या है, भारत एक राज्य है, और मैंने आपसे कहा कि राज्य होने के लिए इन चार तत्वों का होना बहुत जरूरी है। एंड दीज फोर फैक्टर्स आर, स्टेट है आपका, सॉरी लैंड है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, एंड द लास्ट वन इज सोवर्निटी और कैन से संप्रभुता। भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगर ये चारों तत्व किसी के पास हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम राज्य कहेंगे, वो स्टेट होगा। अब आइए भारत की पहले देखते हैं भूमि क्या है दोस्तों। अगर समझने वाली बात है तो भूमि तो धरती है ही है। दूसरा दोस्तों जनसंख्या, पॉपुलेशन, तो इसमें समझने वाली बात तो कुछ है नहीं। रही बात तीसरी दोस्तों सरकार की, तो सरकार तो भाई गवर्नमेंट है। अब यहां दिक्कत आ रही होगी आपको कि सर संप्रभुता क्या होती है। तो ठीक है सर, भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, ये तो क्लियर सा है, बड़ा लेमन सा मामला होता है। बट सर व्हाट अबाउट सोवर्निटी। सर सोवर्निटी क्या होती है, यही तो है कंफ्यूजन वाला मामला। यही कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर शुरुआत के तीन तो फैक्टर क्लियर हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार, लेकिन सर संप्रभुता क्या होता है, व्हाट इज सोवर्निटी। तो दोस्तों संप्रभुता का सीधा सा मतलब होता है किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी बाहरी या आंतरिक, दोनों तरीके के दबाव, किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता ही संप्रभुता है। दिस इज व्हाट वी कॉल सॉवर्निटी। जैसे अब हमने क्या कहा कि साहब भारत एक राज्य है, मतलब भारत के पास ये चारों तत्व होने चाहिए तभी भारत एक राज्य होगा। सिंपल सी बात है। तो आइए जरा देख लेते हैं। भारत के पास भूमि है, बिल्कुल दोस्तों भूमि है, जहां बैठे हुए भारत की ही भूमि है। जनसंख्या है दोस्तों भारत के पास, बताइए क्या भारत का जनसंख्या है। डाउट तब बनाइए तब पूरा टॉपिक हो जाए। एक आपसे ये अनुरोध है दोस्तों, डाउट तब आए तब आपके पूरा टॉपिक हो जाए। बीच में बिना टॉपिक के खत्म हुए, जब मैं कह दूं कि ये टॉपिक हो गया है तब आपके डाउट अगर बनते हो तो प्लीज लेकर आइए। बीच में डाउट मत पूछिए जब तक कि आपका टॉपिक कवर ना हो सकता है आप जो पूछना चाह रहे हैं वो मैं आगे बोलना चाह रहा हूं। तो थोड़ा सा धैर्य रखें,
पेशेंस बहुत जरूरी है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और पहले समझ लीजिए, उसके बाद डाउट बनेगा ही नहीं, और अगर बनेगा तो मैं आपके सामने हूं। तो मैंने आपसे कहा, और डाउट्स के लिए हम आखिरी में टाइम रखेंगे कुछ क्लास के आखिरी में, तो आप निश्चिंत रहें। मैंने कहा दोस्तों भारत को लेकर अगर हम बात करें, भारत जो है भूमि है तो है बिल्कुल दोस्तों, जनसंख्या है तो मैंने कहा फटने को है जनसंख्या दोस्तों, 140 करोड़ मतलब 140 करोड़ दोस्तों, हम तो धन्य हैं मतलब दोस्तों। चाइना दोस्तों, चाइना तक को हमने पीछे छोड़ दिया, मतलब और क्या चाहिए बताइए आपको, चाइना तक को हमने पीछे छोड़ दिया दोस्तों, है ना। अब तो हम लोग क्या हैं, एकदम वन मैन आर्मी की तरह चल रहे हैं। 140 करोड़ है दोस्तों, दाल भात चोखा और अपना जो है मामला चल रहा है। सरकार की अगर बात करें दोस्तों, तो सरकार भी हमारे पास है, बड़ी मतलब एकदम मजबूत सरकार हमारे पास है भाई। तो भूमि भी है भारत के पास, जनसंख्या भी है, सरकार भी है हमारे पास, मोदी सरकार काफी है ना। और चौथा है दोस्तों संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी। क्या भारत के पास संप्रभुता है, क्या भारत के पास सोवरेनिटी है दोस्तों? तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, भारत के पास संप्रभुता भी है। मैंने अभी आपसे कहा था संप्रभुता क्या होती है, तो किसी भी बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता। तो क्या भारत के पास बाहरी या आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता है? तो दोस्तों बिल्कुल है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर भारत को रसिया से S-400 मिसाइल खरीदनी है, भारत को रसिया से S-400 मिसाइल खरीदनी है और अमेरिका मना कर दे कि ना भाई तू नहीं खरीदेगा, तो क्या भारत नहीं खरीदेगा? बिल्कुल खरीदेगा। अगर राष्ट्रीय हित में है, अगर नेशनल इंटरेस्ट में है, तो भारत हर वो काम करेगा जो वो करना चाहता है, चाहे उसके लिए अमेरिका मना करे, चाहे रसिया मना करे, चाहे जापान मना करे। क्या अगर भारत को अमेरिका से कोई डील करनी है और रसिया कहे कि नहीं भाई तुम ऐसा नहीं करो, तो क्या भारत ऐसा नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भारत ऐसा। इसका मतलब है कि भारत के पास अपने फैसलों को लेने की पूरी क्षमता है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, उसमें स्वतंत्र है वो। यही क्या है दोस्तों, तो यही है संप्रभुता। इसका मतलब है कि भारत के पास संप्रभुता भी है। तो भारत के पास भूमि भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। और चूंकि भारत के पास ये चारों ही तत्व हैं, इसीलिए दोस्तों भारत क्या है, भारत एक राज्य है, इंडिया इज अ स्टेट, इसलिए भारत राज्य है। अब आपके जो डाउट आ रहे होंगे कि सर तो फिर यूपी बिहार अपना सर ये हरियाणा सर ये सब क्या है सर, यूपी बिहार हरियाणा राजस्थान ये क्या है, तो आते हैं इस पर भी आते हैं। अब आपके पास राज्य होने का पैरामीटर आ गया कि साहब राज्य तो वो होगा जिसके पास ये चारों तत्व होंगे, सिंपल सी बात है। हमारे पास राज्य होने का स्टैंडर्ड तो आ ही गया है, पैमाना आ गया है कि जिसके पास भी चारों तत्व होंगे वही राज्य होगा। तो इनको लगा के देख लो, इनको लगा के देख लो, अगर इस पर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनके पास भी चारों तत्व हैं, तो वो भी राज्य होंगे, और अगर नहीं है तो राज्य नहीं होंगे। लेकिन अभी तक की चर्चा से ये सिद्ध हो गया कि भारत एक राज्य है, इंडिया तो एक स्टेट है, क्योंकि इंडिया के पास ये चारों तत्व हैं। अब बात करते हैं इनकी, चलिए अपना प्यारा उठाते हैं बिहार दोस्तों, है ना। तो उठाते हैं बिहार को। अब दोस्तों बिहार पर लगा के देख लो चारों पैरामीटर, अगर चारों हैं तो मामला है स्टेट का, अगर नहीं है तो राज्य नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिहार के पास भूमि है दोस्तों, बिहार के पास क्या भूमि है? तो बिल्कुल है, आप जिस पर बैठे हैं बिहार की ही भूमि है, क्योंकि मैं तो जहां खड़ा हूं तो दिल्ली की भूमि है, तो बिहार के पास भूमि तो है ही अपनी। दूसरा दोस्तों, क्या बिहार की अपनी जनसंख्या है? ठीक ठाक जनसंख्या दोस्तों, है ना, बस उत्तर प्रदेश थोड़ा आगे चल रहा है मामले में, अदरवाइज तो अपना बिहार भी वही दाल भात चोखे वाला काम कर रहा है, तो जनसंख्या भी है। क्या बिहार के पास सरकार है दोस्तों? सरकार भी है हमारे पास, है ना, ठीक ठाक सरकार है, 15 सालों से बना हुआ सीएम है हमारे पास दोस्तों, तो सरकार भी है। क्या बिहार के पास संप्रभुता है? क्या बिहार के पास दोस्तों सोवरेनिटी है, संप्रभुता है? क्या बिहार बिना बाहरी और आंतरिक दबाव के मुक्त होकर निर्णय कर सकता है? अगर बिहार सरकार अमेरिका की सरकार से कोई डील करना चाहे तो क्या वो बिना भारत सरकार की अनुमति के, जहां अनुमति शब्द आ गया दोस्तों, जहां अनुमति शब्द आ गया वहां मामला खराब हो जाएगा। मैंने कहा अनुमति की बात नहीं है, बाहरी और आंतरिक दबाव से मुक्त रहकर निर्णय लेने की क्षमता। तो क्या बिहार सरकार अमेरिका से कोई डील कर सकती है बिना भारत सरकार की अनुमति के? नहीं कर सकती दोस्तों। दिल्ली की जो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब, वो भारत से बाहर जा भी नहीं पाए थे। ऐसे कई मौके आए हैं जहां पर उनको जाना था, जैसे यूरोप में कोई कॉन्फ्रेंस थी, अभी हाल में सिंगापुर में शिक्षा को लेकर कुछ मामला था, नहीं जा पाए क्योंकि वीजा ही क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि सब वो कहां किसके हाथ में है दोस्तों, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। तो यहां पर अनुमति का मामला कहां से बन रहा है? जहां पर अनुमति आ गई वहां दोस्तों सोवरेनिटी पर सवाल उठेगा। तो ये बताइए कि बिहार के पास संप्रभुता है? क्या बिहार के पास संप्रभुता है? बताइए, बताइए कि संप्रभुता है बिहार के पास? क्या बिहार जो है रशिया से डील करना चाहे तो कर सकता है बिना भारत सरकार की सहमति की या अनुमति के दोस्तों?
बताइए। मैंने जो पूछा पहले मेरे जवाब दे दीजिए, आपके जवाब के सवालों के जवाब मैं बिल्कुल दे दूंगा। पहले मैं जो पूछ रहा हूं उसको दे दो, उसी में हो सकता है आपके आंसर्स निहित हों। तो मैंने बोला ना, थोड़ा टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए, फिर आपके डाउट हो जाएंगे पूरे अपना आप हो जाएंगे, उसकी टेंशन नहीं है। तो पहले दिन से ही बिल्कुल जो है बिल्कुल सर जो है ये वो, अरे रुको जरा, मतलब करने तो दो पहले। बताइए दोस्तों। अरे तो बिहार राज्य होगा क्या? अभी तो तुम कह रहे थे ना राज्य राज्य, मैंने कह दिया। देखो 4 पैरामीटर हैं हमारे पास, दीज आर 4 पैरामीटर्स ना, ये 4 पैरामीटर हैं। अगर राज्य है तो चारों होने चाहिए, अगर नहीं होगा एक भी, अगर सॉरी इनमें से एक भी गायब होगा तो राज्य नहीं होगा। और आपने क्या कहा कि साहब बिहार के पास संप्रभुता नहीं है, और क्या बिहार के पास ही नहीं है या इनमें से किसी के पास नहीं है? इनमें से किसी के पास नहीं है। तो ये बताइए कि क्या ये राज्य हैं, क्या ये स्टेट हैं? तो उत्तर होगा नहीं सर, इनमें से कोई भी स्टेट तो नहीं होगा, इनमें से कोई भी राज्य तो नहीं होगा। ये कुछ भी हो सकते हैं, राज्य नहीं है। एम आई क्लियर? ये कुछ भी हो सकते हैं, राज्य तो नहीं हो सकते दोस्तों। इतना तो क्लियर होगा, क्योंकि राज्य होने के लिए तो चारों तत्व जरूरी हैं, और चूंकि इनमें से किसी के पास भी चारों चौथा तत्व जो है संप्रभुता नहीं है, तो सर हम कहेंगे कि चारों में से मतलब इनमें से कोई राज्य नहीं है। भारत राज्य है, इंडिया इज ए स्टेट, लेकिन इनमें से कोई राज्य नहीं है। तो ये क्या है भाई? ये क्या है फिर दोस्तों? ये है प्रांत। क्या है? प्रांत। आपने 9वीं 10वीं तक एनसीईआरटी इतिहास पढ़ा ही होगा, सभी ने पढ़ा होगा, चाहे आपका कोई आगे चलकर एकेडमिक्स रहा हो, लेकिन 9वीं 10वीं तक तो आप सबने इतिहास पढ़ा ही है। और इतिहास में आपने देखा होगा दोस्तों, कभी भी अंग्रेजों ने इनके लिए स्टेट शब्द का प्रयोग नहीं किया था। याद कीजिए, बंगाल प्रांत पढ़ा होगा आपने, बंगाल प्रोविंस पढ़ा होगा आपने, मद्रास प्रोविंस पढ़ा होगा आपने, बंबई प्रोविंस पढ़ा होगा आपने, पंजाब प्रोविंस पढ़ा होगा आपने, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस पढ़ा होगा आपने, लेकिन कभी आपने उसको संयुक्त राज्य नहीं पढ़ा। तो बंगाल प्रोविंस पढ़ा होगा, मद्रास प्रोविंस पढ़ा होगा, मद्रास प्रांत, बंगाल प्रांत, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत। आपने इनको किस नाम से पढ़ा था? प्रांत नाम से पढ़ा था, क्योंकि दे आर प्रोविंसेस, दे आर प्रोविंसेस। इसलिए कहीं पर भी एनसीईआरटी में आपको इनके लिए शब्द का प्रयोग नहीं मिलेगा राज्य। क्या शब्द मिलेगा? प्रोविंसेस, प्रांत। आज भी कई बार जब न्यूज सुनते हैं तो कई बार बोल देते हैं कि राजस्थान प्रांत में ये हुआ, हरियाणा प्रांत में ये हुआ। तो प्रांत इज एन टेक्निकली करेक्ट वर्ड फॉर दीज प्रोविंसेस हैं, दीज आर प्रोविंसेस, दीज आर नॉट स्टेट्स। ये राज्य नहीं है, ये प्रांत है। राज्य तो कौन है दोस्तों? अपना प्यारा भारत। राज्य तो भारत है, क्योंकि भारत के पास चारों तत्व हैं, इनके पास चारों तत्व नहीं है। अब जो आप और इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध, सॉरी जब आप पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध दोस्तों, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, उस समय आप देखेंगे कि भारत को राज्य से ही डिनोट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में हम भारत को राज्य, भारत है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, सब राज्य हैं। अंतरराष्ट्रीय जब हम संबंध पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वहां पर इंडिया इज स्टेट, और उस स्टेट के लिए जरूरी क्या है? दीज 4 फैक्टर्स। तो आप इसे राज्य कहिए, आप इसे देश कहिए, एक ही बात है। देश आप कह लेते हैं तो वही अल्टीमेटली आपका राज्य है। तो राज्य कहो चाहे देश कहो, बात एक ही है। अच्छा, एक शब्द और आता है जो आपको डाउट में डालता है कि सर अच्छा सर, तो देश और राज्य एक है, आपने बता दिया, तो सर व्हाट इज नेशन? तो सर राष्ट्र क्या होगा? एक सवाल यहां भी तो बनता है ना कि ठीक है सर, आपने कहा कि राज्य क्या होगा, तो सर राज्य में आपने कहा कि जिसके पास, और राज्य और देश एक ही बात है दोस्तों। मैंने आपसे क्या कहा कि राज्य होने के लिए क्या है? राज्य होने के लिए 4 तत्व जरूरी, कौन कौन से? तो आपने कहा सर भूमि है, सर जनसंख्या है, सर सरकार है, और सर चौथा जो तत्व है वो क्या है? सर वो है संप्रभुता, यानी कि सोवर्निटी। ठीक है सर, क्लियर हो गया। लेकिन सर व्हाट अबाउट राष्ट्र? तो क्या सर हम राज्य को ही राष्ट्र कह लें? आपने कहा कि राज्य और देश एक ही बात है, अंतर नहीं है इसमें, तो क्या सर राष्ट्र भी एक है? तो यहां पर मैं आपको रोकूंगा। राष्ट्र और राज्य में थोड़ा अंतर होता है, राष्ट्र और राज्य में थोड़ा अंतर होता है। अच्छा, राज्य क्लियर हो गया? ये बताइए पहले आप लोग, राज्य क्लियर हो गया सभी को? आप सभी को राज्य क्लियर हो गया दोस्तों? व्हाट इज स्टेट? क्या मैं मानूं कि दिस इज क्लियर विद यू ऑल? व्हाट इज स्टेट? बताइए, बताइए दोस्तों, क्या होना चाहिए इसका आंसर? स्टेट क्या होता है ये आप सभी को क्लियर हो गया है। देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर मैंडेटरी टू बी स्टेट। एक राज्य होने के लिए
चारों तत्वों का होना जरूरी है। देयर आर 4 फैक्टर्स विच आर मैंडेटरी टू बी ए स्टेट एंड दीज 4 फैक्टर्स आर लैंड, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड द फोर्थ वन इज सोवरेनिटी। ये 4 तत्व हैं। क्लियर हो गया? पक्का क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो क्लियर है। आशुतोष झा जी को, रश्मि कुमारी जी को, इरफान को, सबको क्लियर है। तो एक सवाल पूछ लूं आप लोगों से, एक सवाल पूछ लेता हूं। चलिए मैं आप लोगों से, अगर क्लियर हो ही गया है दोस्तों, तो एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उसका जवाब देने का आप प्रयास करिएगा। चलिए अच्छी बात है, आप सभी ने आंसर दिया, बहुत अच्छी बात लगी। इसको मैं थोड़ा अभी होल्ड करता हूं। एक सवाल मैं आपसे पहले पूछता हूं, उसके बाद मैं इस पर आता हूं फिर से। दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है कि राज्य क्या होता है, तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? विच डिफाइंस स्टेट। फ्रॉम दीज स्टेटमेंट्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो स्टेट को डिफाइन करता है? और ये जो छात्र हैं, आगे बढ़िए, पीछे हटिए, कृपया करके ये इस प्रकार के सुझाव ना दें। क्लास में पढ़ते रहें और ये सुझाव जो हैं आगे बढ़िए या पीछे हटिए, तो थोड़ा इस प्रकार से, मैंने कहा ना, डेकोरम बना के रखिए, सिविल एस्पिरेंट वाला। तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? अगर समझ में आ गया है तो, तो अब तुम्हारी आंखें केवल उन 4 शब्दों को ढूंढना चाहिए। तुम्हारी आंखें सर्च कर रही होंगी उन 4 शब्दों को। इन चारों स्टेटमेंट में वो 4 फैक्टर जिसमें भी दिए होंगे, तुम क्या कहोगे कि साहब ये आंसर सही है। और वो 4 तत्व कौन कौन से हैं? तो आपने अभी क्या कहा था कि सर लैंड उसमें होगा, उसमें पॉपुलेशन होगा, उसमें गवर्नमेंट होगा, और सर उसमें सोवरेनिटी भी होगा। तो जो आपको मिल जाए वो आपका सही आंसर है। तो ढूंढ लीजिए आप लोग। व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित, देखिए व्यक्तियों का एक समुदाय हो गया, जनसंख्या, जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित, ये हो गया आप लोगों का बाहरी नियंत्रण से मुक्त होकर, एक निश्चित भूभाग में, भूभाग, मैंने क्या कहा, वो चारों तत्व ध्यान रखिए। अभी आपने पढ़ा है ना, तो मैं तो केवल आपकी नींद चेक कर रहा हूं कि आप नींद में तो नहीं है। अब आपने पढ़ा है और आपने सही आंसर दिए हैं सारे। तो दोस्तों, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाहरी नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार है। पहला तो हो गया ये। दूसरा, एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी आजीविका के साधनों को सुरक्षित रखने का अधिकार रखते हैं। दूसरा ये कह रहा है आपसे, थोड़ा सा गौर से देखिए, थोड़ा सा गौर से चाहिए, आंसर आपके सामने है। तीसरा, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन, यहां तो क्या है, कई आपको सारे टर्म नहीं मिलेंगे सब में, चारों जो तत्व हैं आपको सब में नहीं मिलने वाले हैं, एक में मिलेगा वो आपको, तो आंखों को चील की तरह रखो। और चौथा है, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहा समाज जिसकी एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो जो डी कह रहे हैं, उन डी वालों को यहां संप्रभुता कहां दिखी है? जो डी कह रहे हैं उन्हें यहां संप्रभुता कहां दिखी, या उन्हें यहां संप्रभुता कहां दिखी? मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, स्टेट होने के लिए चारों तत्व जरूरी हैं, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। तो जहां पर आपको चारों चीज दिखेंगी वो तो मिलेगा दोस्तों, समुदाय, जनसंख्या, बिना किसी नियंत्रण, संप्रभुता, एक निश्चित भूभाग, लैंड, स्थायी रूप से निवास करता है, अपनी एक संगठित सरकार है। भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। मैं यही तो कह रहा था आपसे, एक राज्य होने के लिए चारों तत्व जरूरी हैं। These 4 factors are mandatory to be a state and these are population, sovereignty, land and government। जो ये कह रहे हैं कि एक निश्चित भूभाग के राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने। बच्चे यहां तुमको संप्रभुता कहां दिख रही है? अपने ऊपर अधिकार तो वो उधर कुर्दिस्तान वाले भी रख रहे हैं।
कुर्दिस्तान जो है, कुर्दिस्तान जो कुर्द कुर्द की मांग कर रहा है कि हमें कुर्द राज्य बना के दे दीजिए, वो भी मांग कर रहा है। इकट्ठे तो वो लोग भी रहते हैं, अपने पर रूल भी करते हैं, लेकिन उनके पास ना लैंड है, ना उनके पास सोवरेनिटी है, उनके पास फैसले लेने की क्षमता नहीं है। तिब्बत है, तिब्बत के पास भी सरकार तो है, तिब्बत के पास सरकार तो है, लेकिन निर्वासित सरकार है। सरकार तो भारत में रह रही है तिब्बत की। तो लैंड हो, पॉपुलेशन भी है तिब्बत में, लैंड भी है, सरकार तो यहां है, संप्रभुता कहां है वो पता ही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी भी मैंने आपको 4 तत्व कहे थे। अगर अब आप, अच्छा फूल कुमारी जी भी हैं इसमें, चलिए, तो आपको मैंने 4 तत्व कहे थे और वो चारों तत्व आप लोगों ने ढूंढ लिए तो काम बन गया, नहीं ढूंढे तो मामला खराब हो जाएगा। इफ बट का स्कोप नहीं है, अभी इफ बट का स्कोप नहीं है। अभी आप, मैंने क्या कहा, कोरा कागज बन जाओगे तो फायदे में रहोगे। इफ बट में कुछ नहीं है अभी। इफ बट कब आएगा? जब आपकी समझ उतनी परिपक्व हो जाएगी, तब हम डिबेट की मोड में आएंगे। ठीक है, तो यहां पर यह आंसर है आपका, जहां पर सरकार भी है, जहां पर संप्रभुता भी है, जहां भूमि भी है और जहां पर आपका जनसंख्या भी है। यूपीएससी 2021 का सवाल है ये यूपीएससी 2021 का सवाल है। मैंने क्या कहा था आपसे? बीपीएससी का पढ़ो, यूपीएससी का पढ़ो मुझसे, और पीसी जो भी मन करे आपका, आप पढ़ लीजिए। गारंटी दे रहा हूं कि सही से पढ़ोगे तो कोई एग्जाम छूटेगा नहीं और बहुत अच्छा करके आओगे। चलिए, तो एक सवाल आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप में से 70% छात्रों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात है। आइए अब सवाल पर। दोस्तों, तो राज्य क्लियर हो गया। तो राज्य का मतलब हो गया कि साहब जिसके पास 4 तत्व हैं वो राज्य होगा। भारत राज्य है, बाकी जो है अपने पास वो राज्य नहीं है, वो प्रांत है, वो प्रोविंसेस हैं। अब दोस्तों आपने सवाल किया कि सर तो फिर क्या राष्ट्र भी वही बात है जो राज्य है? नहीं, थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? राज्य जो है दोस्तों, ये आपके सामने है, जो दिख रहा है आप लोगों को कि भाई हमारे देश के पास संप्रभुता भी है, हम किसी की बात ऐसे नहीं मान लेते हैं, हमारे अपने फैसले हैं, हमारी अपनी जनसंख्या है, हमारी अपनी भूमि है, हमारी अपनी सरकार है, मोदी सरकार है, भूमि है, हमारा सब कुछ है, दिखता है, कॉन्क्रीट है। लेकिन राष्ट्र क्या होता है दोस्तों? राष्ट्र का मतलब होता है समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, समाज में आपसी जुड़ाव। अब ये जुड़ाव होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक। ये कॉन्क्रीट नहीं है। ये तो दिखता है ना, ये राज्य की अवधारणा दिखती है, राज्य दिखता है आपको, जनसंख्या दिखती है, सरकार दिखती है, संप्रभुता, हम जब फैसले ले रहे होते हैं वो दिखते हैं आप लोगों को, हमारी जो सरकार है वो दिख रही है, भूमि दिख रही है। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं राष्ट्र की दोस्तों, तो राष्ट्र एक अमूर्त, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट है ये मामला। ये आपको दिख नहीं रहा है, इसको आप महसूस करते हैं। ये क्या है दोस्तों? इसको आप महसूस करते हैं। एम आई क्लियर? अब ये समाज के बीच में आपसी, राज्य तो क्लियर हो गया ना, राज्य तो ये राज्य है, लेकिन राष्ट्र मैं कह रहा हूं आपसे, राष्ट्र का मतलब है समाज के बीच में आपसी जुड़ाव। अब ये जुड़ाव किसी भी आधार पर हो सकता है, ये जुड़ाव किसी भी आधार पर हो सकता है। आप अपने बगल वाले व्यक्ति से किसी भी आधार पर जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है वो जुड़ाव आप भाषा के आधार पर महसूस कर रहे हो कि मैं भी मैथिली, ये भी मैथिली, मैं भी हिंदी, ये भी हिंदी, या वो जुड़ाव आप अपनी संस्कृति के आधार पर महसूस कर रहे हो कि देखो भैया हमारे यहां भी छठ पूजा, यहां भी छठ पूजा, हम लोग एक। हो सकता है कि आप उसको अपने धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हो, मैं भी मुसलमान, ये भी मुसलमान, मैं भी हिंदू, ये भी हिंदू। और हो सकता है कि आपका एक इतिहास रहा हो, आप इस इतिहास के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हो कि हम सबका एक इतिहास रहा है, हम सब उसी इतिहास से आगे निकले हैं, तो इस आधार पर आप जुड़ाव महसूस करते हो। तो जुड़ाव का कोई भी आधार हो सकता है, जुड़ाव का कोई भी एक आधार हो सकता है। मैं कह रहा हूं आपसे, समाज के बीच में आपसी जुड़ाव भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, या इतिहास के आधार पर हो सकता है। इस आधार पर आप एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते होंगे। यही है राष्ट्र, यही है नेशन। अब अगर आप लोगों के बीच में जुड़ाव अच्छा है, अगर लोगों के बीच में जुड़ाव अच्छा है, तो ये राष्ट्रवाद को मजबूत करता है, ये राष्ट्र को मजबूत करता है। पर यदि आपके समाज में हो रहे हैं दंगे, हिंदू बनाम मुसलमान, हिंदू बनाम सिख, हिंदू बनाम ईसाई, तो ये आपके राष्ट्र को मजबूत नहीं कर रहा है, ये आपके राष्ट्र को कमजोर कर रहा है।
तो जब राष्ट्रवादी कहते हैं हम अपने आप को, तो उसका मतलब यह है कि मेरी भूमिका समाज को जोड़ने में होगी तो मैं राष्ट्रवादी हूं, समाज को तोड़ने में राष्ट्रवादी नहीं हूं मैं। वो राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे हैं, वो राष्ट्र को खत्म कर रहे हैं, वो राष्ट्र को तोड़ रहे हैं। कई सारे चीजें हैं जो राष्ट्र निर्माण में बाधा बनती हैं। कई बार आप देखते हैं ये जो धर्म अत्यधिक रूप में आप देखते हैं कि अति कई बार इसका हो जाता है, वो भी क्या है, वो भी राष्ट्र के निर्माण में एक तरीके से नुकसानदायक है। कई बार आप देखते हैं जाति जो है, जाति भी कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण में कई बार बाधक सिद्ध होती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एक दूसरे को एक जाति दूसरी जाति के प्रति एक अलग विचार रखती है, एक तरीके से द्वेष रखती है। तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में राष्ट्र को कमजोर करना हो गया। तो ऐसे जितने एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे दोस्तों, अलगाववाद की प्रवृत्ति, सेपरेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं राष्ट्र को अलग करता है। आप देखिए 70 ईयर्स के बाद भी अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो कभी कभी वहां से मांगे उठती हैं। वहां से छोड़ो, आप जाओ नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट से भी आप देखते हैं कि कई बार मांगे उठती हैं कि हमको भारत से अलग होना है। नागालैंड जैसे राज्यों में कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस मांग को उठाते रहते हैं। तो आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, 70 सालों के बाद भी आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं मौजूद हैं। तो ये समस्याएं किसके लिए चैलेंज हैं? नेशन। ये किसके लिए चैलेंज है? नेशन। जैसे अभी देखिए दोस्तों, हम अपनी गाड़ियों पर नाम लिखते हैं। समाज के बीच में जुड़ाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा राष्ट्र मजबूत होगा, जितना जुड़ाव कमजोर होगा उतना राष्ट्र का कॉन्सेप्ट कमजोर होगा। इस बात को समझ लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, अभी योगी सरकार जो है उत्तर प्रदेश की, उसने एक कानून लेकर आया जो बहुत शानदार कानून है, जो इसको प्रमोट करने के लिए बनाया गया। आपने देखा दोस्तों, उसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी प्रकार के जाति सूचक शब्द, किसी प्रकार की बात आपकी गाड़ी के आगे पीछे नहीं लिखी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं समाज में वैमनस्य पैदा करने वाला काम करती है। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर आप किसी धर्म विशेष के हैं, किसी जाति विशेष के हैं और आप उसको पीछे लिख रहे हैं, तो उसको पढ़कर दूसरे को कैसा लगेगा? दूसरा भी हो सकता है फिर उसी को फॉलो करे, दूसरा भी हो सकता है उसी चीज को फॉलो करे। आपने लिख लिया गाड़ी के पीछे अपनी जात को, अपने धर्म को, ठीक उसी प्रकार से दूसरे ने। तो ये बताओ दोस्तों, इस देश को एक कहां कर रहे हो? तुम तो पूरी तरीके से बट गए हो। तो योगी साहब ने क्या कहा कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई भी मामला अगर आता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर इंडियंस। तो कई बार आप देखो तो दोस्तों कि धर्म भी इसके बीच में समस्या पैदा कर देता है, कई बार जाति जो है वो भी इसके बीच में पैदा कर देती है, कई बार अलगाववाद जो है वो भी राष्ट्र के लिए नुकसान पैदा करता है। क्षेत्रीय प्रवृत्तियां, रीजनल जो एक तरीके से सेंटिमेंट्स हैं, वो भी राष्ट्रवाद के खिलाफ होते हैं कि नहीं हमारा क्षेत्र सबसे अच्छा है। अरे भैया, भारत सबसे अच्छा है, नॉट क्षेत्र। दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं आपसे कहूं तो समाज के बीच में आपसी जुड़ाव जितना अधिक होगा उतना ही अधिक क्या होगा? राष्ट्र होगा, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट होगा। यदि जुड़ाव कमजोर है तो कौन कमजोर हो रहा है दोस्तों? तो वो होगा आपका राष्ट्र कमजोर। राज्य तो क्लियर है, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, दीज फोर फैक्टर्स आर मैंडेटरी। ये तो बस, ये अगर हो गया वो राज्य हो गया। लेकिन राष्ट्र क्या होगा? समाज के बीच में आपसी जुड़ाव। ये जुड़ाव जितना मजबूत होगा राष्ट्र उतना ही मजबूत होगा। ये जुड़ाव जितना कमजोर होगा वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको डील करते हैं। अगर आप हिंदू मुसलमान करते हैं, अगर आप हिंदू सिख करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है अपने आप में आपको चुनौती मिल रही है। आप अपने आप में राष्ट्र के विचार को, राष्ट्र की उस अवधारणा को कमजोर कर रहे हैं दोस्तों। राष्ट्र मजबूत नहीं हो रहा इससे, राष्ट्र मजबूत नहीं हो रहा, राष्ट्र कमजोर हो रहा है इससे। एम आई क्लियर? अब समाज के बीच में जो दोस्तों ये आपसी सी जुड़ाव है, क्लियर हो गया मैंने क्या कहा आप लोगों से? समाज के बीच में जो दोस्तों आपसी जुड़ाव है, ये आपने कहा कि सर भाषा के आधार पर हो सकता है, धर्म के आधार पर हो सकता है, संस्कृति के आधार पर हो सकता है, या इतिहास के आधार पर हो सकता है। अगर इनके आधार पर आप जुड़ाव महसूस करते हैं, अगर इनके आधार पर आप जुड़ाव महसूस करते हैं, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास के आधार पर अगर आप जुड़ाव महसूस करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। कौन सा राष्ट्रवाद है ये? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अब राष्ट्रवाद भी समझ लो, जब आगे बढ़ रहे हो तो बढ़ते बढ़ते समझते चलो। राष्ट्रवाद भी, सॉरी, राष्ट्रवाद क्या है? तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, ये कल्चरल नेशनलिज्म है दोस्तों। दिस इज कल्चरल नेशनलिज्म। अगर आप भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास इत्यादि के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं तो ये क्या है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद भी अलग अलग हो सकता है, ये क्या है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। लेकिन दोस्तों अगर आप जुड़ाव महसूस करते हैं तिरंगे के प्रति, मेरा एक झंडा, मेरी शान,
मेरा राष्ट्रगान, मेरी शान, मेरा पीएम, मेरा गौरव, मेरा सीएम, मेरा गौरव, वो है राजनीतिक राष्ट्रवाद। वो है दोस्तों पॉलिटिकल नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद भी आर्थिक हो सकता है, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक भी हो सकता है, और राष्ट्रवाद राजनीतिक भी हो सकता है। भाषा के आधार पर जुड़ा हुआ सांस्कृतिक है, धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हैं सांस्कृतिक है, इतिहास है सांस्कृतिक है, संस्कृति के आधार पर करते हैं तो सांस्कृतिक है ही। लेकिन यदि हर घर तिरंगा चलाया जा रहा है, हर घर तिरंगा अभियान, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल है या ये राजनीतिक राष्ट्रवाद का एग्जाम्पल है? आप झंडा लेकर दौड़ रहे हैं भारत का, यहां झंडा लगाया है आपने भारत का, कल परसों स्टेडियम में जय भारत माता की जय, भारत माता की जय हो रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात हो रही है, तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या वो राजनीतिक राष्ट्रवाद है? बताइए। तो डिफरेंस समझ में आना चाहिए आप लोगों को, बहुत अंतर ऐसा आपको क्लियर करना चाहिए। मैंने जो पूछा समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैंने आपसे कहा कि एक तो हो गया समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, अगर इनके आधार पर है तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। अगर हर घर तिरंगा मना रहे हो तो वो किस प्रकार का राष्ट्रवाद आएगा? वो सांस्कृतिक है या वो राजनीतिक है? दोस्तों बताओ क्या है भाई, बताइए। वो दोस्तों राजनीतिक राष्ट्रवाद है। झंडा लेकर दौड़ते हो ना 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, तो वो क्या है? वो राजनीतिक राष्ट्रवाद है। हम एक झंडे के प्रति क्या हैं? अपने उसके प्रति हमारी श्रद्धा है, निष्ठा है, हमारे संविधान के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारी उसकी श्रद्धा है, हमारी सरकार के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारे राज्य के प्रति हमारी निष्ठा है। ये क्या है दोस्तों? ये राजनीतिक राष्ट्रवाद है। दिस इज व्हाट वी कॉल पॉलिटिकल नेशनलिज्म। क्या कहा मैंने आप लोगों से? तो झंडा तो हर घर तिरंगा अभियान, एग्जाम्पल डालते चलिए, अगर समझ में आ रहा है आप लोगों को तो एग्जाम्पल डाल लीजिए बगल में, जैसे हर घर तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा अभियान। दिस इज व्हाट? दिस इज पॉलिटिकल नेशनलिज्म। पॉलिटिकल नेशनलिज्म यानी कि राजनीतिक राष्ट्रवाद है। थोड़ा सा ऐतिहासिक, मैं थोड़ा यहां पृष्ठभूमि को टच करना चाहूंगा, इतिहास को थोड़ा मैं टच करना चाहूंगा दोस्तों। अभी आप लोग इतिहास पढ़ेंगे या आपने हो सकता है थोड़ा बहुत पहले पढ़ा भी हो। दोस्तों इतिहास में आपने एक चीज देखी होगी कि जो ये उदारवादी, भाई कांग्रेस का गठन कब होता है? कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। 1885 में कांग्रेस का दोस्तों गठन होता है, और आप देखते हैं उसके बाद उसकी डिफरेंट धाराएं निकलती हैं। एक आती है आप लोगों की, जिसको आप लोग पहले जो उसकी एक जो विचारधारा थी वो कौन सी थी? वो थी मॉडरेट्स की, यानी कि उदारवादी विचारधारा आती है। आगे चलकर 1905 के आसपास जो है उसकी फिर एक तरीके से एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी आ जाती है, लाल बाल पाल वाली एक तरीके से राजनीति आ जाती है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो फिर आ जाती है क्रांतिकारी राजनीति। दोस्तों अगर हम बात करें तो रिवोल्यूशनरी एक तरीके से मामला आगे बढ़ता है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले चरण में जो एक विचारधारा आ रही है जिसे आप लोग कहते हैं मॉडरेट्स यानी कि उदारवादी विचारधारा, जैसे जिसमें दादा भाई नौरोजी थे, है ना, और उसमें आपके गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग थे। इनका मानना क्या था? थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को। इनका मानना था कि भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद जो है ये करने का श्रेय, या भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद को लाने का श्रेय किसको जाता है? अंग्रेजों को जाता है। ये बात सही थी गलत थी? बताइए। अच्छा, इस बात को लाल बाल पाल जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गर्मपंथी थे, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। वो नहीं मानते इस बात को। वो तो कहते हैं कि भैया भारत में तो राष्ट्रवाद उतना पुराना है जितना सनातन धर्म पुराना है। भारत में तो राष्ट्रवाद जो है, जो नेशनलिज्म है, वो उतना पुराना है जितना सनातन धर्म पुराना है। ये अंग्रेज कैसे लेके आ सकते हैं? लेकिन जो मॉडरेट्स थे, मैंने आपसे कहा नाम, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग हैं, इनका मानना है कि भारत में पॉलिटिकल नेशनलिज्म जो है, जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है, इसकी शुरुआत करने वाले कौन है? अंग्रेज हैं। जबकि मैं कह रहा हूं कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो आगे आने वाली जो विचारधारा है जिसको आप लोग जानते हैं लाल बाल पाल के नाम से, वो इस बात को नहीं मानती। तो क्या लगता है आप लोगों को, सही है कि गलत है? बताइए दोस्तों, सही कि गलत है? क्या लगता है? या तो आपके कमेंट थोड़ा लेट आते हैं या फिर थोड़ा सा नेट का लूप चलता है थोड़ा सा, है ना। तो मुझे उम्मीद है आप लोग आंसर देंगे इस चीज का। सही लगती है गलत लगती है बात दोस्तों? क्योंकि अगर सही लगती है तो ठीक है, गलत लगती है तो कुछ एक सवाल मैं पूछूंगा आप लोगों से। बताइए क्या लगता है आप लोगों को, सही है कि गलत है ये चीज? क्या भारत में पॉलिटिकल नेशनलिज्म यानी कि राजनीतिक राष्ट्रवाद जो है उसे लाने वाले अंग्रेज हैं? ऐसा लगता है आप लोगों को? अब राजनीतिक तो पता हो गया ना आप लोगों को, देश के नाम पर एक करना, है ना, सरकार के नाम पर एक करना,
गलत थी, आशुतोष कह रहा है गलत थी, ऋचा कह रही है सही थी, फूल कुमारी कह रही है उदारवादी, वो अलग कॉन्टेक्स्ट है बच्चे, फूल कुमारी। और कोई भाई? गलत है, गलत है। मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं गलत है, गलत है। श्रीराम कुमार कह रहे हैं गलत है। मैं ऐसे जवाब चाहता हूं आपसे, इसलिए जैसे मैं सवाल पूछूं तुरंत आंसर देना शुरू कर दीजिए, कोशिश कीजिए कि तुरंत आ जाए। इसमें से शंकर रॉय कह रहे हैं सही है, श्री अमर कुमार कह रहे हैं सही है। चलिए ठीक है, ये बताओ, ये भारत ऐसा ही था हमेशा से? ये जो आप देखते हो, जो आप पढ़ोगे आगे चलकर, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया दैट इज भारत राज्यों का संघ होगा, ये हमेशा से ऐसा ही था? ये जो जितने भी राज्य हैं ये हमेशा से ऐसे ही थे? बताइए दोस्तों, हमेशा ऐसा था या फिर भारत में तो बहुत सारे प्रांत थे, बहुत सारे देसी रियासतें थी, उन देसी रियासतों को मिलाया गया, उन प्रांतों को मिलाया गया और उसके बाद हमने बनाया है भारत को? समझना इस बात को, जो उनका कॉन्टेक्स्ट था मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप लोगों से। अब आपने उत्तर दे दिया सही गलत है, मेरी बात समझिए आप लोग। ये कहते हैं उदारवादी कि भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद लाने का श्रेय जो है ये अंग्रेजों का है। वो क्यों है मैं वो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उनके कॉन्टेक्स्ट से। उन्होंने कहा कि भाई भारत हमेशा से नहीं था, ये तो सब प्रांत थे, ये सब तो भाई आपने देखा अंग्रेज आए उसके बाद प्रोविंसेस बन गए, फिर देसी रियासतें हुई, उन सबको एक किया गया, उन पर केंद्र को बैठाया गया, और इसीलिए आप जानते हैं कि भारत में पावरफुल सेंटर है, केंद्र पावरफुल है राज्यों की बजाय। उसका कारण वही है, और इसको मैं आपको 1000 बार बताऊंगा फिर, क्योंकि हर बार इस बात का मैं जिक्र करूंगा आपके साथ में। दोस्तों, इस पूरे देश पर एक जैसा कानून लागू करने वाले कौन थे? आप ये बताइए। इस देश पर एक जैसा कानून लागू करने वाले कौन थे? इस पूरे देश को एक प्रशासनिक धागे में बांधने वाले कौन थे? इस पूरे देश को, जिसकी मैं भारत की बात कर रहा हूं, इस पूरे देश को दोस्तों एक सूत्र में, एक प्रशासनिक ढांचे में लाने वाले कौन थे? ऑल इंडिया सर्विसेज चलाने वाले कौन थे? सिविल सर्विसेज चलाने वाले कौन थे? आईएएस आईपीएस की पोस्ट लाने वाले कौन थे? मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से। अच्छा, यहां पर आपको नाम याद आ रहा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम याद आ रहा है आपको? कॉर्नवालिस है ना? कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस की शुरुआत की थी दोस्तों, और इसके माध्यम से क्या किया? इसके माध्यम से इस देश को एक प्रशासन में बांधने का प्रयास किया गया। पूरे देश के लिए एक प्रशासन की शुरुआत करी गई, किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो अब भी आपका वही उत्तर है कि सर नहीं, बिल्कुल राजनीतिक राष्ट्रवाद के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो मोरारजी देसाई और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो लोग हैं दोस्तों, उनका मानना ऐसा है कि भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद की शुरुआत जो है ये इन्होंने की है। और कैसे की है तो मैंने बता दिया आपको। एक पुलिस प्रशासन में पूरे देश को बांध दिया, एक प्रशासनिक सेवा में देश को बांध दिया। यही तो है। मेरा भारत एक सरकार से जुड़ा हुआ है, मेरा भारत मेरा भारत मेरा भारत। इसके पहले क्या थे? मैसूर, त्रावणकोर, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, झांसी, नागपुर। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों आप लोगों से? तो ये मानना है किसका? ये मानना है जो मॉडरेट्स थे, ये मानना था मॉडरेट्स का। लेकिन इसका खंडन किया किसने? जो आगे आने वाले थे। उन्होंने कहा कि नहीं भैया, क्योंकि वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आधार बना रहे हैं। मैं आपको तीनों प्रकार के राष्ट्र बता रहा हूं, राजनीतिक भी, आर्थिक भी और सांस्कृतिक भी। और मैं आपको फिर ये एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि समय समय पर जब हम बात कर रहे हैं मोरारजी देसाई की, जब हम बात कर रहे हैं उदारवादियों की, तो इन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद की बात की, इन्होंने पॉलिटिकल नेशनलिज्म की बात करी। और अगर हम बात करें अगले जो आने वाले हैं 1905 के बाद जब देखते हैं दूसरी धारा की, वो थी आप लोगों की एक्सट्रीमिस्ट यानी कि गर्मपंथी, जो बात करते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, भारत में राष्ट्रवाद तो उतना पुराना है जितना सनातन धर्म है। वो बात कर रहे हैं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, कि लोग आपस में धर्म से, लोग आपस में जो संस्कृति है उससे जुड़े हुए हैं। लोग आप एक संस्कृति पूरे देश की, पूरे देश की एक संस्कृति है, पूरे देश की एक, तो वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, वो कल्चरल नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं दोस्तों। और आज भी जब हम बात करते हैं झंडा लेकर दौड़ूंगा, मेरा भारत महान, 26 जनवरी को जिंदाबाद, लड्डू बट रहे हैं, पॉलिटिकल नेशनलिज्म, ये क्या है? ये राजनीतिक राष्ट्रवाद है। हर घर तिरंगा अभियान की पीएम साहब वो करते हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म भी अलग अलग हो सकता है, मैं कह रहा हूं आप लोगों से। एक आपने क्या कहा? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। एक आपने क्या कहा? राजनीतिक राष्ट्रवाद। अब हम सब जो हैं, मेरा एक पीएम,
मेरा गौरव मेरा पीएम। अब मेरा गौरव मेरा पीएम थोड़ी केवल ये बोलता है, ये भी तो 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 बोलता है। मेरी सरकार मेरी शान, मेरी सरकार मेरी शान मतलब क्या? जो सरकार है हमारी, सब पूरा देश बोलता, यही है पॉलिटिकल नेशनलिज्म। दिस इज व्हाट वी कॉल राजनीतिक राष्ट्रवाद। क्लियर हुआ? एक दोस्तों छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचता है इकोनॉमिकल नेशनलिज्म का, आर्थिक राष्ट्रवाद। और जब हम बात करते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद की, तो आर्थिक राष्ट्रवाद का मतलब ही हो गया कि अपनी इकोनॉमी को सेव करना, सेफगार्ड करना, अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसे बनाए रखना, और अपनी अर्थव्यवस्था को उस प्रकार से प्रोटेक्ट करना जिस प्रकार से आपका जो सैनिक होते हैं, जो राष्ट्र के जो सैनिक होते हैं, वो जिस प्रकार से अपनी जमीन की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही प्रत्येक राष्ट्र जो है, प्रत्येक राज्य जो है, उसे भी अपनी अर्थव्यवस्था को एक तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब कहने का यह है कि अधिक से अधिक निर्यात किया जाए, कम से कम आयात किया जाए, ताकि हम लोग जो हैं वो व्यापार घाटे में ना रहें, व्यापार घाटे में ना रहकर व्यापार हमको फायदा हो। कई बार आप देखते हैं चाइना से कोई विवाद होता है तो हम लोग क्या कर देते हैं, इकोनॉमी को रोकने का बात करते हैं कि हम लोग जो है चाइना को बॉयकॉट करते हैं। वो चाइना को बॉयकॉट क्यों कर रहे हो? आर्थिक राष्ट्रवाद है। वहां पर तुम लोग जो एमआई की टीवी तोड़ रहे हो वो क्या है? आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो। बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट, आर्थिक राष्ट्रवाद की बात कर रहे हो। अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, अपनी इकोनॉमी को सेफगार्ड करना है, तो ये आपका एक तरीके से इकोनॉमिकल नेशनलिज्म की बात हो जाती है, या फिर आर्थिक राष्ट्रवाद की बात हो जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, हाँ कोई बात नहीं, किशन कुमार बच्चे दादा भाई नौरोजी की बात कर रहा था मैं, वो कोई बात नहीं, मोरारजी देसाई तो निकल गया, दादा भाई नौरोजी थे वो, ठीक है, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, वो तब आप उस समय की बात है। तो यहां पर दोस्तों अगर मैं कहूं आप लोगों से, तो तीन प्रकार के राष्ट्रवाद की बात मैंने आपसे करी। एक मैंने आपसे कहा दोस्तों सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, कल्चरल नेशनलिज्म, एक मैंने आपसे कहा राजनीतिक राष्ट्रवाद, पॉलिटिकल नेशनलिज्म, और एक मैंने आप लोगों से कहा आर्थिक राष्ट्रवाद यानी कि इकोनॉमिकल नेशनलिज्म। लेकिन जब हम बात करें दोस्तों भूमंडलीकरण की, तो अब ऐसा कुछ रह नहीं गया है जैसे आर्थिक राष्ट्रवाद जैसा कोई कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी छिटपुट घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे ही कुछ होता है, हमारा किसी से पंगा फंसता है, तो तुरंत हम क्या कर देते हैं, उसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं कि हम इसका सामान नहीं खरीदेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली उसमें आप देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर ये टीवी वगैरह का तोड़ना शुरू हो जाता है। ये सब क्या है, उसकी अर्थव्यवस्था को हम नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। तो आर्थिक राष्ट्रवाद, और अपनी अर्थव्यवस्था को हम सेफगार्ड करने की बात कर रहे हैं कि हमें जो है, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को क्या करना है, सेफ करना है, और यही है आप लोगों का आर्थिक राष्ट्रवाद। तो तीन प्रकार के नेशनलिज्म की बात मैंने की दोस्तों। एक मैंने आप लोगों से कहा पॉलिटिकल, एक मैंने आप लोगों से कहा कल्चरल, और एक मैंने आप लोगों से कहा दोस्तों इकोनॉमिकल। क्या तीनों प्रकार के राष्ट्रवाद क्लियर हो गए आप लोगों को? अगली बार से समझ में आ जाएगा आपको कि अगर कोई झंडा लेकर दौड़ रहा है तो वो किस राष्ट्रवाद के तहत है दोस्तों, वो पॉलिटिकल नेशनलिज्म है ना। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया हमारी भाषा हिंदी हमारी देश की बिंदी है, हिंदी हमारी देश की बिंदी है, मतलब क्या है, मतलब दोस्तों सांस्कृतिक है, हिंदी भाषा से आधारित है, वो भाषा पर आधारित है वो। एम आई क्लियर? ये चीज तो दोस्तों ये आप लोगों के राष्ट्रवाद की बात है, ये आपके राष्ट्र की बात है। तो मैंने आपसे कहा कि राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब होता है दोस्तों जिसके पास ये चार तत्व होंगे, भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता, ये होगा राज्य या फिर देश। और अगर दोस्तों मैं बात करूं आप लोगों से राष्ट्र की, तो राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र है समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, और समाज के बीच में आपसी जुड़ाव मैंने कहा किसी भी आधार पर हो सकता है। इनमें से किसी आधार पर होता है तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, अगर आगे पॉलिटिकल वाली बात कर रहे हो तो पॉलिटिकल है, और अगर इकोनॉमिकल की बात कर रहे हो तो इकोनॉमिकल है दोस्तों। एम आई क्लियर? अब कुछ टर्म कभी कभी आपने सुने होंगे कि सर, कभी कभी हम सुनते हैं राज्य राष्ट्र, राष्ट्र राज्य भी सुनते हैं, नेशन स्टेट भी सुनते हैं, कभी कभी सर हम लोग स्टेट नेशन भी सुनते हैं। ये सब सुने होंगे आप लोगों ने। देखिए कई बार आप सुनते होंगे कि सर राष्ट्र राज्य कहा जाता है, कई बार राज्य राष्ट्र, यानी कि इसे आप लोग कहते हैं स्टेट नेशन। क्या कहते हैं? स्टेट नेशन टर्म सुना होगा आप लोगों ने। या कई बार आपने सुना होगा दोस्तों राष्ट्र राज्य, कि ये तो राष्ट्र राज्य है, ये क्या है, ये तो नेशन स्टेट है, ये तो स्टेट नेशन है, या फिर ये तो नेशन स्टेट है। इस प्रकार के टर्म आपने सुने होंगे। ये क्या होते हैं? अब अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं तो ये आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों? राज्य क्लियर है। राज्य एक मूर्त, एक अवधारणा है जिसमें आप लोग देखते हैं कि चार तत्व जरूरी होते हैं। राष्ट्र क्या है? तो समाज के बीच में आपसे ही जुड़ाव है। अब ये जुड़ाव किसी भी आधार पर हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं इसको समझाने के बाद कि आपने कभी कभी टर्म सुने होंगे नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य या राज्य राष्ट्र।
नेशन स्टेट या स्टेट नेशन, इनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक बात नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर क्या है, इस बात को समझिए दोस्तों। राष्ट्र का मतलब क्या है? राष्ट्र का मतलब है आपसी जुड़ाव। अब लोगों में मान लो जुड़ाव हो गया, लोगों में क्या है, लोगों में जुड़ाव है। लोग या हो सकता है भाषा के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हों, या धर्म के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हों, या अपनी एक संस्कृति के आधार पर जुड़ाव महसूस करते हों, और या फिर दोस्तों सबका इतिहास चूंकि एक जैसा है तो इसलिए हम सब एक हैं। तो उनमें राष्ट्र की भावना तो है, उनमें राष्ट्र की भावना तो है, लेकिन उनके पास राज्य नहीं है। क्योंकि राज्य होने के लिए चार तत्व जरूरी हैं। भूमि चाहिए उनको, जनसंख्या चाहिए उनको, सरकार भी चाहिए उनको, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है संप्रभुता, वो भी चाहिए उनको। क्योंकि इन चारों तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। इन चारों फैक्टर्स में सोवर्निटी जो है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो शुरुआत के तीन फैक्टर हैं, जनसंख्या, भूमि और सरकार, ये तो कहीं भी मिल जाएगा आपको। मैंने कहा तिब्बत का एग्जांपल दे दिया आपको, लेकिन संप्रभुता हर जगह नहीं मिलती है। तो अगर लोगों के बीच में जुड़ाव है तो राष्ट्र तो है, लेकिन चूंकि उनके पास अभी राज्य नहीं है, तो वहां तो ना राष्ट्र आएगा ना राज्य आएगा। लेकिन मान लो लोगों में आपसी जुड़ाव हुआ, जैसे यहूदियों को आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर ने बहुत बड़े तादाद में जनसंहार किया, मतलब बहुत ज्यादा जेनोसाइड किया, बहुत बड़े लेवल पर जो है यहूदियों का नरसंहार किया, और यहूदी जो है वो दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर बस गए। उसके बाद ये सब जो हैं एक भावना, जो कह रहा हूं ना आपसी जुड़ाव, और वो जुड़ाव मैंने कहा भाषा का भी था इनके अंदर, एक संस्कृति का जुड़ाव भी था, इनके धर्म का जुड़ाव भी था, और इनका जो इतिहास था वो भी एक जैसा था। इन सब ने क्या किया, इन सब में राष्ट्र की भावना तो थी, इन सब में राष्ट्र की भावना तो थी। तो इन्होंने क्या तैयार किया, अपने लिए एक राज्य तैयार किया, जिसकी अपनी भूमि होगी, जिसकी अपनी सरकार होगी, जिसकी अपनी संप्रभुता होगी, जिसकी अपनी जनसंख्या होगी। तो यही क्या बना, राष्ट्र राज्य, नेशन स्टेट। क्योंकि इनमें भावना तो पहले से है ना, जुड़ाव तो पहले से इनके अंदर है कि हम सबका जिनोसाइड हुआ है, हम सबका धर्म एक है, हम सबकी भाषा एक है, हम सबका संस्कृति एक है। तो आओ हम अपने लिए एक राज्य का निर्माण करें। तो यही क्या है, यही है राष्ट्र राज्य, यही है नेशन स्टेट। क्या है, यही है नेशन स्टेट। एक और एग्जांपल लेते हैं। पाकिस्तान पहले राज्य बना या राष्ट्र की भावना आई, बताइए। अगर समझ में आ गया आपको इजराइल वाला कॉन्सेप्ट, अगर इजराइल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो आप ये बताइए कि पाकिस्तान वाला क्या कॉन्सेप्ट है। पाकिस्तान राज्य राष्ट्र होगा या राष्ट्र राज्य होगा, बताइए। पाकिस्तान में पहले यहां पर लोगों के अंदर एकता पहले आई, समाज में जुड़ाव महसूस हुआ उनके, उसके बाद उन्होंने राज्य बनाया है, या पहले राज्य था फिर बाद में जाके वहां पर जुड़ा हुआ भाषा, धर्म, इतिहास के आधार पर, संस्कृति के आधार पर। तो जो भी आपका उत्तर होगा उस हिसाब से ही आप डिसाइड करेंगे कि पाकिस्तान राष्ट्र राज्य है या राष्ट्र राज्य है, वो नेशन स्टेट है या स्टेट नेशन है। इस आधार पर आप उसको डिसाइड करेंगे। एग्जैक्टली बच्चे, ये जो भी नाम है आपका आईडी आ रहा है, राष्ट्र बना पहले उनमें जुड़ा हुआ कि भाई सांप्रदायिक आधार पर उनको लगा कि नहीं भाई हम जो है बिल्कुल मुसलमान हैं और मुसलमानों के लिए यहां पर से अच्छा माहौल नहीं है इस देश में, तो हमको एक अलग जो है राज्य बनाना है। तो जुड़ाव पहले हुआ उनको अपने धर्म के आधार पर, अपनी भाषा के आधार पर, अपनी संस्कृति के आधार पर, और इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, एक राज्य का निर्माण किया जहां पर उसको भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभुता है। अधिकतर दोस्तों, अधिकतर यूरोपीय जो नेशंस हैं, अधिकतर जो यूरोपीय देश हैं दोस्तों, वो भाषा के आधार पर बने हैं। स्पेन स्पेनिश के आधार पर बना है, फ्रेंच जो फ्रांस है वो फ्रेंच के आधार पर बना है, जर्मनी जो है वो जर्मन के आधार पर बना है, इंग्लैंड जो है वो अंग्रेजी के आधार पर बना है। समझ में आ रहा आप लोगों को? तो इस तरीके से समझिए। तो इस तरीके से नेशन स्टेट और स्टेट नेशन, अगर आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हमारे यहां दोस्तों राष्ट्र का निर्माण लगातार चल रहा है, राष्ट्र का निर्माण हमारे यहां लगातार चल रहा है, क्योंकि हमारे यहां इतनी संस्कृतियां हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन। दोस्तों दुनिया का हर धर्मावलंबी भारत में रहता है, हर धर्मावलंबी भारत में रहता है। विवेकानंद साहब ने जब अमेरिका में जाके शिकागो में उन्होंने शुरुआत की थी अपने भाषण की, ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये है संस्कृति इधर की, ये संस्कृति है।
दुनिया का एकमात्र ऐसा, वाई वी आर प्राउड टू बी इन इंडियन, हम भारतीय होने पर गर्व क्यों करते हैं? वाई वी आर प्राउड टू बी इन इंडियन? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग गंगा, जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग हिमालय? व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन टू गंगा और हिमालय? तुम्हारा क्या योगदान है गंगा और हिमालय में? वो तो नेचुरल है, प्राकृतिक है, तुम्हारा तो संयोग है कि तुम यहां पैदा हो गए। तुम्हारा योगदान क्या है? वाई यू आर सेइंग दैट यू आर प्राउड टू बी इन इंडियन? आप क्यों इस पर गर्व करते हैं कि मैं भारतीय हूं? बिकॉज ऑफ we are having different cultures, we are having different religions, different languages, even though we are one. अलग धर्म हैं, अलग नस्ल हैं, अलग जातियां हैं, अलग भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इसके बावजूद भी हम सब एक हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया, एंड दीज आर द रीजंस व्हाई वी आर हैविंग प्राउड ऑन माय कंट्री और माय नेशन इंडिया। ये यूपीएससी का एस्से था, ये जो मैंने कहा ना, ये यूपीएससी में एस्से पूछा था, ये निबंध लेखन था यूपीएससी का, कि क्यों प्राउड करते हो तुम भारतीय होने पर? इसलिए करते हैं हम प्राउड दोस्तों। एम आई क्लियर? तो ये चीज, तो हमारे यहां पर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चालू है, और ये छिटपुट घटनाएं होती हैं, दंगे होते हैं, ये जो चीजें होती हैं, कई बार आप देखते हैं जातियों को लेकर कई बार समस्याएं रहती हैं, धर्म को लेकर अलगाववाद जैसी समस्याएं हैं। ये सब क्या है? ये सब दोस्तों राष्ट्र के बीच में एक चुनौती है, राष्ट्र निर्माण में एक चुनौती है दोस्तों, है ना? ये क्या है? ये नेशन के बनने में एक चुनौती है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रहे हैं या उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। यदि आप हिंदू मुसलमान सिख करते हैं तो अल्टीमेटली आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर यदि आप उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, देन यू आर प्रमोटिंग द नेशनलिज्म, यू आर अ नेशनलिस्ट। तो ये दोस्तों है राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। तो राज्य मतलब, अब मैं कंक्लूड करता हूं चीजों को, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब मैं कंक्लूड करता हूं चीजों को। मैंने आपसे कहा कि एक होता है राज्य का कॉन्सेप्ट, एक होता है दोस्तों राष्ट्र का कॉन्सेप्ट। हाँ बिल्कुल फूल कुमारी बच्चे, एक होता राज्य का कॉन्सेप्ट, एक होता राज्य राष्ट्र। तो राज्य मतलब ये चार, भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। राष्ट्र मतलब समाज के बीच में आपसी जुड़ाव, इनके आधार पर है, सांस्कृतिक झंडे के आधार पर है आपका, राजनीतिक इकोनॉमी के आधार पर है आपका, आर्थिक। क्लियर है? अब आपने इनमें अंतर देखा, और अच्छा उसके बाद आपने राज्य राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का मतलब समझा कि क्या होता है। थोड़ा सा अंतर होता है दोनों में, राष्ट्र राज्य क्या है और राज्य राष्ट्र क्या है, इसमें अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशन स्टेट एंड स्टेट नेशन। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि अंतर तो आपने देख लिया, क्या ये आपस में जुड़े हुए हैं या एकदम अलग ही हैं? बताइए क्या लगता है आप लोगों को? ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं या दोनों अलग हैं? एकदम अलग अलग, मतलब अलग दिशाओं में जा रहे हैं। ये नदी का एक छोर है, ये नदी का एक छोर है, ऐसा है, या दोनों आपस में जुड़े भी हुए हैं? अभी जो आपने बात करी वो तो अंतर की करी है कि इसका थोड़ा अंतर होता है, ये राज्य है ये राष्ट्र है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इन दोनों में अंतर ही है या कुछ समानता भी देखने को मिलती है? बताइए दोस्तों, क्या आंसर होना चाहिए? यार सवाल जब सुनो तो थोड़ा सा फास्ट रिप्लाई किया कीजिए आप लोग, क्योंकि इसमें क्या होता है फिर क्लास थोड़ी ब्रेक हो जाती है, थोड़ी टूट जाती है। जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली। बच्चे कोशिश करिए कि आपका नाम वहां पर हो ताकि मैं आपके नाम से आपको संबोधित कर सकूं, है ना? प्लीज, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबके नाम हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मेरे को सहूलियत रहेगी थोड़ी सी। सौरभ बच्चा बोल रहा है कि जुड़े हुए हैं, अमित कुमार जी कह रहे हैं जुड़े हुए हैं, एग्जैक्टली जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ये अभी आपने थोड़ा अंतर देखा क्योंकि हमको अंतर समझना था कि हल्का सा अंतर क्या होता है, तो ये अंतर होता है। लेकिन अच्छा ये मूर्त है, ये अमूर्त है, ये क्या, ये दिखता है, ये नहीं दिखता है, ये हम महसूस करते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, ये मनोवैज्ञानिक है, ये साइकोलॉजिकल है, राष्ट्र वाला कॉन्सेप्ट। अब मैंने आपसे कहा कि आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए हैं उसको समझिए। जुड़े हुए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर दोनों अंतर्निर्भर हैं। इसके बिना ये नहीं चलेगा, इसके बिना ये नहीं चलेगा। राधा तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। राधा इसको मान लो, ये इसको मान लो, कृष्ण इसको मान लो, ये इसको मान लो, दोनों जुड़े हुए हैं। पढ़ा आपने अलग अलग, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? ये बताओ, इकोनॉमी कहां आएगी? अब तुम जो समझ गए हो, इकोनॉमी, सड़क, शिक्षा, ये सब यहां आएगी, यहां आएगी? बताओ, ये बताओ, यहां आएगा या ये यहां आएगा? सड़क कहां आएगी? चिकित्सालय, हॉस्पिटल कहां आएगा? हॉस्पिटल कहां आएगा भाई?
ये सब मूर्त है कि अमूर्त है? ये सब मूर्त है या अमूर्त है? ये सब तो मूर्त है ना भाई, ये सब तो मूर्त है ना। ये तो कॉन्क्रीट है जो विजिबल है हमारे लिए दोस्तों। क्या आप सड़क को देख पा रहे हैं? जो 4 लेन जो गडकरी साहब बना रहे हैं, दिख रहे नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को? ये इकॉनमी जो 5 ट्रिलियन लेके जाएंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये डिमोनेटाइजेशन तुमको दिखा कि नहीं दिखा? 2000 के नोट बंद हुए कि नहीं हुए? 2000 नोट के चालू हुए कि नहीं हुए? ये शिक्षा दिखती है कि नहीं दिखती है कि कितनी यूनिवर्सिटीज तुम्हारी टॉप में है, कितनी शिक्षा आगे बढ़ रही है, कितने कॉलेज बने हैं, ये अस्पताल बन रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो कॉन्क्रीट है ना। तो किस में आएगा? ये राज्य में आएगा। क्लियर है? ये राज्य में आएगा। अब ये बताओ, अगर भुखमरी में 101 नंबर पर हम पहुंच जाएंगे, 111 सॉरी, एग्जाम्पल समझिए आप लोग। अगर भुखमरी, क्योंकि इकोनॉमी डाउन है ना, अल्टीमेटली इकोनॉमी का सारा खेल है, और इकोनॉमी है डाउन, जो है राज्य का विषय। यहां हम पहुंच गए 111वें नंबर पर, यानी कि राज्य को नुकसान हो रहा है, राज्य पे समस्या है। क्योंकि 111 नंबर पर पहुंच गया मतलब राज्य पर खतरा है। अभी 107 पर थे, उससे लुढ़क कर 111 पर आ गए, राज्य पर खतरा है। ये बताओ, ये जो 111 नंबर पर आ गए, जो भूखे लोग होंगे, जिनको खाना नहीं मिल रहा होगा, उनमें से कितने लोगों को तुम 26 जनवरी पे जाके झंडा दोगे और वो दौड़ेंगे लेकर? बताओ, कितने लोगों को जो भुखमरी सूचकांक में आ रखे हैं, या मान लेके चलते हैं कि जिनको 2 टाइम का रोटी, जिनको खाना नहीं मिल रहा खाना, और उनको तुम जाके बोलो कि लो भैया मेरा फलाना देश महान है और दौड़ो दौड़ो, एकदम बिल्कुल दौड़ो तुम, कितने लोग दौड़ेंगे? बताइए। तो ये बताओ, राज्य के कमजोर होने से राष्ट्र कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, राज्य के कमजोर होने से राष्ट्र कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? एक कहावत है दोस्तों, भूको भजन ना होए गोपाला। क्या है? भूको भजन ना होए गोपाला, आले अपनी कंठी माला। भूख के भजन नहीं हो पाएगा मुझसे, पेट में कुछ है ही नहीं, तो कहां से भागेगा वो झंडा लेकर? कैसे वो कहेगा जिंदाबाद? कैसे वो मतलब जो है पाकिस्तान को गाली देगा? कैसे? इसका मतलब यह है कि राज्य अगर कमजोर होगा, अब वो अर्थव्यवस्था कमजोर मान लो, शिक्षा कमजोर मान लो, स्वास्थ्य कमजोर मान लो, जो कमजोर मानना है, अल्टीमेटली राज्य कमजोर हो रहा है। अगर राज्य कमजोर होगा तो उससे अल्टीमेटली क्या कमजोर होगा? राष्ट्र कमजोर होगा। और अगर राष्ट्र कमजोर हुआ, तुम्हारा इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रहा है, मतलब लाइक एकदम सपना है 5 ट्रिलियन जाने का, वी आर लाइक मूविंग टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन वेरी फास्ट, पर यहां पर समाज में आपसी जुड़ाव नहीं है। राष्ट्र क्या होता है? समाज में आपसी जुड़ाव, और ये जुड़ाव किसी आधार पर हो सकता है। लेकिन यहां पर हो रहे हैं हिंदू मुसलमान, यहां हो रहे हैं हिंदू सिख, यहां दंगे हो रहे हैं, दलित बनाम सवर्ण दंगे हो रहे हैं यहां पर। तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट जब खराब होगा, तो ये दंगा जब करेगा, जब ये व्यक्ति दोस्तों दंगा करेगा, तो ये सड़क को तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा? ये उस मेट्रो को आग लगा देगा कि नहीं लगा देगा? ये उस बुलेट ट्रेन को जो चलाई गई है, जिसमें हम कहते हैं कि नहीं राज्य मजबूत बन रहा है, स्टेट बिकमिंग वेरी स्ट्रांग, उसे कमजोर करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुमने यहां काम नहीं किया तो यहां पर उसका प्रभाव दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तुमने कहा कि मैं तो इतनी ट्रेन चला दूंगा, मैं तो इतने नई बुलेट चला दूंगा, मैं तो इतनी नई मेट्रो चला दूंगा, लेकिन वो मेट्रो कब तक सेफ है? जब तक लोगों में दंगा नहीं होता, और लोगों में दंगा हो रहा है, समाज में जुड़ाव नहीं है, समाज में फूट डली हुई है, हिंदू मुसलमान के प्रति आक्रोशित है, मुसलमान हिंदू के प्रति, हिंदू सिख के प्रति, सिख ईसाइयों के प्रति। तो ये कब तक सेफ रहेगा? ये 8 लेन की सड़क सेफ है, ये मेट्रो सेफ है, ये बुलेट सेफ है, वो विश्वविद्यालय सेफ है, वो यूनिवर्सिटी सेफ हैं, या इनमें से कोई ऐसा जो, या इकोनॉमी सेफ है? दंगे होंगे तो तुम्हारे देश में कौन करना चाहेगा इन्वेस्टमेंट? कौन इन्वेस्टर आएगा? अमेरिका से आएगा? कौन चाहेगा कि मेरी संपत्ति को, जो मैं प्रॉपर्टी वहां रेंट पे ले रहा हूं, ये जो प्रॉपर्टी मैं वहां पर खर्च कर रहा हूं, उसको आग लगा दे कोई आकर? कौन चाहेगा? यू वॉन्ट टू सेटअप कंपनी इन अफगानिस्तान? नो, आप नहीं करेंगे अफगानिस्तान में कंपनी सेटअप, बिकॉज आपके पास कोई गारंटी नहीं है कि मेरी संपत्ति जो है वो सुरक्षित है कि नहीं है। आप नहीं करेंगे। आप कहां इन्वेस्ट करेंगे? आप इन्वेस्ट करेंगे वहां पर जहां पर पीस होगी, जहां शांति होगी। व्यापार वहीं होगा जहां शांति होगी।
तो दोस्तों ये बताइए, राष्ट्र के कमजोर होने पर, दंगे होने पर, लड़ाइयां होने पर राज्य कमजोर होगा कि नहीं होगा? बताओ दोस्तों, राष्ट्र के कमजोर होने पर राज्य कमजोर होगा कि नहीं होगा? मैं ये पूछ रहा हूं आप लोगों से, आप बताइए। होगा। इसका मतलब यह है कि भैया अगर राज्य कमजोर है तो इसका प्रभाव राष्ट्र पर पड़ता है, अगर राष्ट्र कमजोर है तो इसका प्रभाव राज्य पर पड़ता है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। वो एक दूसरे पर क्या हैं? वो दोस्तों एक दूसरे पर अंतर निर्भर हैं। समझ में आया राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट नेशन, नेशन स्टेट, हाउ दे आर डिफरेंट? तो दिस इज द डिफरेंस कि भैया ये जो है ये मूर्त है, ये मूर्त है, ये कॉन्क्रीट है, ये दिखता है, ये सब आता है इसमें, और ये अंतर इसमें, ये समाज के बीच में आपसे इससे जुड़ाव है। ये तो एक तरीके से क्या है दोस्तों, ये तो एक तरीके से साइकोलॉजिकल है ना, ये तो जुड़ाव है, मनोवैज्ञानिक है, ये कॉन्क्रीट नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। लेकिन दे आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कमजोर होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा, ये कमजोर होगा, इस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस दोस्तों? मेरी इतनी बात आपको समझ में आई? और मेरी कोई बात ऐसी नहीं है जो अभी रुक जाएगी, ये लगातार साथ चलेगी आपके टिल द एंड ऑफ योर सिलेबस। क्योंकि मैंने क्या कहा, मेरी पहली कक्षा आपकी आखिरी कक्षा तक साथ चलेगी, तो भूलने का स्कोप वैसे भी नहीं बनेगा। इसीलिए अगर आप डेली लाइव क्लास भी कर लेंगे तो भी आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लाइव क्लास कर लेते हैं तो आप लोगों का रिवीजन भी मैं करवा दूंगा। अगली जब मैं क्लास लूंगा तो उसमें क्या होगा, पुरानी क्लास का रिवीजन करवा के ही मैं आगे बढ़ूंगा। तो जो आपने पीछे पढ़ा होगा वो आपको रिवाइज में करवा दूंगा कि आपने कल क्या पढ़ा था। तो डेली लाइव क्लास का मतलब यही होता है। बाकी आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है ताकि आपको लगे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। और मुझे उम्मीद है कि ये मेथड आपको सही लग रहा होगा, यही होता है जो मेथड है, राइट। तो अगली बार से ये नहीं सोचना कि राष्ट्र को जो है हिंदू मुसलमान करके हम अपने राज्य को मजबूत कर रहे हैं, राष्ट्र को आप तोड़ रहे हैं, उसे खत्म कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जरूरी नहीं है कि मेट्रो चला देने से राष्ट्र मजबूत हो जाएगा। यहां पर भी काम करना जरूरी है दोस्तों, यहां पर भी काम करना जरूरी है। एम आई क्लियर? अगर ये कमजोर होगा तो वो भी कमजोर होगा, वो कमजोर होगा तो ये भी कमजोर होगा, ये मजबूत होगा वो मजबूत होगा। शिक्षा बढ़ा दो, शिक्षा बढ़ा दो। अब तुम शिक्षा बढ़ा दोगे, कौन दंगा करेगा यहां? क्यों राइट्स होंगे भाई? तुम शिक्षा बढ़ा दोगे, दंगा क्यों करेगा कोई? शिक्षित ही नहीं है ना लोग, तो लोग को तो शिक्षित ही नहीं है। दिक्कत तो यह है कि हमारे यहां समस्या यह है कि पढ़ा लिखा भी दोस्तों इस तरह की बात करता है। देखिए, पढ़ा लिखा और अगर ना समझे तो मामला बहुत खराब है। अनपढ़ ना समझे तो हम समझ सकते हैं कि भाई हो सकता है कि इसको तो कोरा कागज है, लेकिन पढ़ा लिखा भी कितनी ना समझे तो मामला खराब है। तो शिक्षा को ठीक कर दीजिए, अपने आप ये नहीं होगा, समझ में आ जाएगा कि भैया इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, ये राजनीति है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। खतरे में है तो किसी की राजनीति खतरे में है, खतरे में है तो किसी का धर्म खतरे, उसका व्यापार खतरे में है। लेकिन ये समझने के लिए शिक्षा जरूरी है, लेकिन ये समझने के लिए तो शिक्षा जरूरी है ना। अब शिक्षा तो है ही नहीं, मामला ही नहीं शिक्षा का, तो इसे मजबूत कर दो, ये अपने आप मजबूत हो जाएगा। और इसे मजबूत कर दोगे, हिंदू मुसलमान मजबूत हो जाएंगे, सिख मजबूत हो जाएंगे, तो अपने आप शिक्षा पर काम होगा, अपने आप शिक्षा पर काम होगा, क्योंकि सरकार वो चुनेंगे ना जो इस पर काम करे। तो इस तरीके से थे दोस्तों, राष्ट्र राज्य जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। अंतर की बात आपने देख ली, आपने फिर उसको देखा कि दोनों क्या है, अंतर संबंधित है, बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। एम आई क्लियर विद दिस? तो ये दोस्तों आपका राष्ट्र राज्य है, ये है आपका स्टेट नेशन, राज्य राष्ट्र। बाकी आपने राष्ट्रवाद की बात कर ली, क्या होता है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, क्या होता है राजनीतिक राष्ट्रवाद, और क्या होता है आपका आर्थिक राष्ट्रवाद। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। इतना क्लियर हो गया सभी को? इतना क्लियर है अभी? चलिए तो आगे देखते हैं दोस्तों। आप लोग मुझे ये बताइए, व्हाई वी नीड स्टेट, व्हाई वी नीड स्टेट, क्यों राज्य चाहिए भाई हमको? अब ये राज्य है, पुलिस, सरकार जो है दोस्तों, व्हाई वी नीड स्टेट, राज्य क्यों चाहिए दोस्तों? बताइए मुझे आप लोग, राज्य क्यों चाहिए? जबकि अगर मैं कहूं तो गांधी बाबा दोस्तों, गांधी बाबा कहते थे कि नहीं भैया राज्य की जरूरत नहीं है। इवन मार्क्स बाबा भी थे दोस्तों, एक नाम था मार्क्स, कार्ल मार्क्स। इन दोनों व्यक्तियों ने कहा कि राज्य नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि अभी आपने राष्ट्र राज्य की बात करी, वो सब ठीक है कि भाई सरकार पुलिस वगैरह होगी उसमें राज्य में एंड ऑल। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि व्हाई वी नीड स्टेट, हमें राज्य चाहिए क्यों?
हमें राज्य चाहिए क्यों? जबकि मैं कह रहा हूं गांधी ने कहा था कि भैया राज्य की जरूरत नहीं है, बाउंड्री लेस होना चाहिए मामला, कोई सीमा नहीं, कोई स्टेट नहीं। क्यों? क्योंकि गांधी ने क्या कहा? गांधी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति इतना सक्षम है, प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे बुरे को जानता है, प्रत्येक व्यक्ति क्या है? प्रत्येक व्यक्ति नैतिक है। सारे क्या है दोस्तों? सारे नैतिक हैं। व्यक्ति नैतिक है, मूलतः स्वभाव से वो नैतिक है, वो अपना अच्छा बुरा जानता है। और जब कोई व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है तो उसे किसी रेगुलेटिंग बॉडी की जरूरत क्यों है? क्यों उसके व्यवहार को कोई नियंत्रित करने के लिए संस्था होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए भाई? नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गांधी का मानना दोस्तों, गांधी वॉज वेरी स्पिरिचुअल। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को आगे। गांधी वॉज वेरी स्पिरिचुअल कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की समान संतान है, सभी हम समान हैं। तो व्यक्ति जो है आपस में अहिंसा का भाव रखेंगे। और अहिंसा का मतलब बिल्कुल नहीं होता हिंसा ना करना। लिटरल मीनिंग है हिंसा ना करना अहिंसा की। नॉन वायलेंस का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वायलेंस ना किया जाए, वो लिटरल मीनिंग है हिंसा ना करना। अहिंसा का, नॉन वायलेंस का ब्रॉड मतलब होता है टू लव ईच एंड एवरीबॉडी, हर व्यक्ति। और न केवल व्यक्ति दोस्तों, प्राणी मात्र से प्यार करना, प्राणी मात्र से प्यार करना। और यही कारण है हमारे संविधान के डीपीएसपी में पढ़ाऊंगा आपको। डीपीएसपी में आर्टिकल 48A है हमारे संविधान में, जो कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करें, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। किससे प्रेरित है? गांधी से। आगे चलकर मौलिक कर्तव्य में पढ़ाऊंगा आपको, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वहां पढ़ाऊंगा। वहां पर आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है जिसका सीक्वेंस है 7 नंबर, 7वें नंबर की एक ड्यूटी आपकी, वो भी क्या कहती है? टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करें। अगेन बाय गांधी से प्रेरित है वो भी। तो गांधी क्या कहते थे कि राज्य नहीं चाहिए, नो स्टेट, नो गवर्नमेंट, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक है, ईश्वर की समान संतान है और अपना अच्छा बुरा जानता है, तो इसे किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए गांधी को कहा गया अराजकतावादी। क्या कहा गया? अराजकतावादी, एनार्किस्ट। एनार्किस्ट शब्द का प्रयोग अभी जब हम डिस्कशन कर रहे हैं, सब डिस्कशन आपके ऐसे में बनेगी जाकर, सब कुछ जाएगा आपका निबंध लेखन में। आपके सब्जेक्ट्स इस क्लास से जो आप पढ़ रहे हो मेरे द्वारा, इसमें ना केवल तुम्हारी पॉलिटी क्लियर होगी प्री मेंस लेवल पर, तुम्हारा एस्से राइटिंग भी क्लियर होगा, निबंध लेखन भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो लगातार क्लास में पार्टिसिपेट करते रहें, लगातार बने रहें, सुनते रहें। कहीं दिक्कत आती है तो पूछें, और डाउट के लिए मैं आपको लास्ट का कुछ टाइम दूंगा, ठीक है? और जहां पर टॉपिक पूरा ना हो वहां पर डाउट बनने नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो टॉपिक बाकी है। तो ऐसे में थोड़ा सा धैर्य रखें। तो दोस्तों, एनार्किस्ट, जो व्यक्ति राज्य को नहीं चाहता या जो व्यक्ति राज्य के नहीं होने की बात करता है, उसे कहा जाता है एनार्किस्ट। चाहे वो गांधी हो, एनार्किस्ट, अराजकतावादी, और चाहे वो कार्ल मार्क्स हो दोस्तों, चाहे वो कौन हो, चाहे वो कार्ल मार्क्स हो। कार्ल मार्क्स भी राज्य को नहीं चाहता, ये भी स्टेट लेस की बात करता है। स्टेट शुड बी नॉट बी देयर, स्टेट नहीं होना चाहिए। एनार्किस्ट मतलब कहने का यह है, एक शब्द में कहूं कि जो व्यक्ति राज्य को नहीं मानता, जो ये कहता है कि राज्य नहीं होना चाहिए, वो एनार्किस्ट होगा, वो अराजकतावादी होगा। तो गांधी भी है और मार्क्स भी है, दोनों के लेकिन फिलॉसफी अलग अलग है। गांधी क्यों चाहता है राज्य नहीं होना? क्योंकि वो मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक है, प्रत्येक व्यक्ति अपना अच्छा बुरा जानता है, तो उसके लिए उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कोई संस्था नहीं होनी चाहिए राज्य जैसी। इसका कारण ये है गांधी का। लेकिन मार्क्स का मानना अलग है। मार्क्स ये कहता है कि राज्य, भैया ये जो राज्य होता है, ये तो एक शोषणकारी संस्था है। क्या है ये दोस्तों एक शोषणकारी संस्था है, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए बनाई गई संस्था है, जो बनाई जाती है किसके द्वारा? जो बनाई जाती है पूंजीपतियों के द्वारा, कैपिटलिस्ट के द्वारा। और ये कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाई गई संस्था है। और ये राज्य क्या करता है? ये कैपिटलिस्ट के फेवर में गरीबों का शोषण करता है। ये मार्क्स कहा करता था। मार्क्स भी स्टेट को कभी नहीं मानता। मार्क्स, और इसीलिए हालांकि अब जो आप देखते हैं चाइना में, रशिया में, वो तो अब उसका जो विचार था वो तो लागू ही नहीं हुआ, वो तो कुछ और कहा करता था। लेकिन जब व्यवस्था के रूप में लागू हुआ, वो चीज लागू नहीं हो पाई जो मार्क्स ने कहा था कभी।
यहां तो राज्य आ गया, राज्य के बाद भी एक व्यक्ति का शासन हो गया, वो अलग मामला हो गया। व्यवस्था के रूप में जब लागू हुआ वो गलत हुआ, मतलब वो अलग तरीके से हुआ। लेकिन मार्क्स जो कहा करता था वो बात ही अलग थी। वो तो कहा करता था कि राज्य इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि राज्य क्या है, राज्य एक शोषणकारी संस्था है। ये किसके द्वारा बनाई जाती है, ये पूंजीपतियों द्वारा बनाई जाती है, ये कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाई जाती है। किसका शोषण करने के लिए, गरीबों का। कैसे, ये नए नए विचार लेकर आते हैं। ये राज्य क्या करता है, ये नए नए विचार लेकर आता है। ये लेकर आता है कैसे, ये विचार देता है आपको। ये क्या देता है, ये धर्म देता है, ये आपको संस्कृति देता है कि तुम्हारी संस्कृति खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में है। ये तुम्हें बताता है कि तुम खतरे में हो। खतरे में ये सब नहीं है, खतरे में कौन हो रहा होता है, ये हो रहा होता है, ये पूंजीपति। और इसने इसको बनाया है, ये शोषण करता है इनका। कैसे, नए नए विचार देकर। इसलिए मार्क्स नहीं चाहता राज्य। मार्क्स बोलता कि ना राज्य ना भाई, राज्य नहीं, क्योंकि राज्य इनके पक्ष में, जो कि मुट्ठी भर लोग हैं। कितने हैं देश में खरबपति, बहुत कम होंगे, गरीब ज्यादा हैं। तो इनके पक्ष में ये इनका शोषण करता है। इसलिए मार्क्स जो है वो इनको शोषणकारी संस्था मानता है। किसको, राज्य को, स्टेट को। वो कहता है कि ये स्टेट इज ड्रिवन बाय द कैपिटलिस्ट। स्टेट तो इन पूंजीपतियों द्वारा चला जाता है। पुलिस, सेना सब ये चलाते हैं, ये कैपिटलिस्ट जो है ये चलाते हैं। ये लोग तो कहां, ये तुम सोच रहे भलाई का साधन है। स्टेट इज नॉट अ वेलफेयर बॉडी, स्टेट इज एन एक्सप्लॉयटेशन करने वाला संस्थान। तो दोस्तों कुल मिलाकर मार्क्स भी राज्य विहीन समाज की बात करता है और गांधी भी राज्य विहीन समाज की बात करता है। अच्छा, दोनों के पैमाने अलग अलग हैं, ये याद रखना है। मार्क्स क्यों विरोध करता है राज्य का, तो मैंने बता दिया आपको कि मार्क्स जो है वो राज्य को शोषणकारी संस्था मानता है। गांधी क्यों विरोध करता है, तो क्योंकि गांधी का फिलोसॉफिकल एंगल है। गांधी का तो मनोवैज्ञानिक लेवल है कि भाई सभी जो हैं वो ईश्वर की संतान है और सभी नैतिक हैं और सभी समान है, तो क्यों चाहिए। दोनों एनार्किस्ट हैं, मैं फिर कह रहा हूं, दोनों अराजकतावादी हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। गांधी अलग तरीके से कहता है कि राज्य नहीं चाहिए, मार्क्स अलग तरीके से कहता है राज्य नहीं चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से। मैंने जो अब तक कहा गांधी और मार्क्स के बारे में, ये बात समझ में आ रही है आपको कि गांधी क्यों नहीं चाहते राज्य को और मार्क्स क्यों नहीं चाहते राज्य को। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, बताइए, कमेंट्स कीजिए फटाफट से यार। आप ऐसे तभी ऑफलाइन की फीलिंग आएगी। थोड़ा सा ओके सर, नो सर, यस सर टाइप करते रहा कीजिए। मैंने क्या कहा था, दादी नानी की तरह इन्वॉल्व रही क्लास में, एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको को पढ़ने में। यदि सुस्त हो जाएंगे तो फिर कोई मामला बनेगा नहीं दोस्तों। बताइए, क्लियर हो गया इतना। तो गांधी और मार्क्स क्या चाहते थे, गांधी और मार्क्स राज्य विहीन समाज चाहते थे, स्टेटलेस सोसाइटी चाहते थे। दोनों को अगर कभी पूछ ले कि एक जगह कहां मिलते हैं आकर, गांधी और मार्क्स एक जगह कहां मिलते हैं आकर, तो स्टेटलेस सोसाइटी पर मिलते हैं, राज्य विहीन समाज पर मिलते हैं। लेकिन राज्य क्यों नहीं चाहिए, उसके दोनों के अपने अलग अलग कारण हैं। गांधी के अपने अलग कारण हैं, मार्क्स के अपने अलग कारण हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। एम आई क्लियर विद दिस। चलिए, अगर क्लियर हो गया है तो एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि जब आपको क्लियर हो जाता है तो फिर मेरा मन करता है कि मैं आपसे फिर सवाल पूछूं। दोस्तों सवाल पूछने से क्या होता है ना, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो आइए चलो सवाल पूछता हूं आप लोगों से एक। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे छात्र जो हैं, मैंने क्या कहा था, यूनिट टेस्ट का वेट मत कीजिए मेरी क्लास में। आप लगातार आप टेस्ट देते चलेंगे, पढ़ते चलो और आगे बढ़ते चलो। चलिए सवाल का उत्तर दीजिए। लो सवाल देखो, इसका उत्तर दो। स्वाति मिश्रा बच्चे, CS देव जी, कृष्णा कुमार बच्चे, श्रीराम कुमार, आराधना कुमारी बच्चे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए सवाल क्या है, गांधी और मार्क्स, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है। सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे, मतलब गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म मीट समवेयर, वो एक जगह आके मिल रहे हैं एक जगह पर। वो कौन सा पॉइंट है जहां पर वो एक जगह मिलते हैं आकर। पहला है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी, वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की वर्ग संघर्ष होगा, अमीर गरीब की बात कर रहा है, निजी संपत्ति की समाप्ति, टू एलिमिनेट और एबोलिश द आप लोगों का प्राइवेट प्रॉपर्टी, और चौथा है आर्थिक नियतिवाद, दैट इज इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन।
मतलब हर चीज को अर्थव्यवस्था निर्धारित करती है, ये कहना। तो क्या आंसर होगा इसका? क्या है दोस्तों इसका आंसर? ए एग्जैक्टली दोस्तों। बाकी तीनों जो है ना, ये तीनों केवल बाबा मार्क्स की बातें हैं। ये तीनों किसकी हैं? तीनों मार्क्स कहा करता है कि वर्ग संघर्ष होगा, है ना, दो ही क्लास है दुनिया में, एक अमीर एक गरीब, और निजी संपत्ति की समाप्ति। निजी संपत्ति की समाप्ति, बाबा गांधी समाप्ति की बात नहीं करते, हिंसा की बात नहीं करते वो, ये भी मार्क्स कह रहा है। आर्थिक नियतिवाद, मतलब हर चीज को इकोनॉमी डिटरमाइन करती है, वो भी मार्क्स कहता है। गांधी और मार्क्स एक जगह कहीं मिलते हैं तो कहां मिलते हैं? राज्य विहीन समाज में। कहां पर? स्टेटलेस सोसाइटी में। स्टेटलेस सोसाइटी, ए विल बी द करेक्ट आंसर, स्टेटलेस सोसाइटी। नहीं बच्चे, रंजीत बच्चे, स्टेट का मतलब यहां पर भी वही है जो मैं कह रहा था आप लोगों से। वाई यू आर कंसिडरिंग ऑलवेज स्टेट, दैट मीन्स यूपी बिहार ना। स्टेट जब हम बात कर रहे हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, तो इसका मतलब इंडिया है। स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य विहीन समाज, कोई बाउंड्री नहीं। अरे यार तुम देखो ना, तुम यूरोप, अभी पढ़ाऊंगा आपको जब मैं आईआर, तब देखेंगे आप लोग। यूरोपियन यूनियन, वेयर इज स्टेट, वेयर इज बाउंड्री? देयर इज नो बाउंड्री। छोटा सा पत्थर लगा होता है, स्पेन से घुस जाओगे तुम कहां, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। चाय पी रहे हो, पता चला इटली खत्म हो गया, फ्रांस शुरू हो गया। काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है इन चीजों पर काम। ये ऐसा नहीं कि कल्पना ही है, काम तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा आपको समझने में। तो पहले धीरे धीरे क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो दैट मीन्स 2021 यूपीएससी पढ़ो ऐसे कि 1000 सवाल सॉल्व कर लो पढ़ते पढ़ते ही। 1000 सवाल पढ़ते पढ़ते पढ़ो, ऐसा पढ़ो तो, वरना तो फिर फायदा दोस्तों क्या ही है। तो आपने क्या कहा दोस्तों? आपने क्या कहा कि साहब मार्क्स और ये जो है अपने, इसका ए आंसर है, ठीक है, क्लियर हो गया, ए है आंसर इसका, कि भाई मार्क्स और गांधी बाबा जो हैं वो कहां पर आके मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ में? तो राज्यविहीन समाज पर आके मिल रहे हैं। स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं दोनों ही दोस्तों। एम आई क्लियर विद दिस? अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर दोनों राज्य के खत्म होने की, दोनों जो हैं, तो दोनों अगर बात कर रहे हैं राज्य विहीन समाज की, अगर दोनों स्टेटलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हाँ आशुतोष झा बच्चे, आपका कमेंट आ रहा है। अगर किसी का नाम स्किप हो जाता है इसका मतलब नहीं कि कमेंट नहीं आ रहा है। कई बार क्योंकि 2-4 नाम मैं ले पाता हूं, 4 या 5 नाम दोस्तों, होता है ना कि आप इतने सबके नाम लूंगा तो फिर क्लास नहीं चल पाएगी। तो प्लीज परेशान ना हो, है ना, किसी के नाम नहीं ले पाऊं या ऐसा रहे तो आप बिल्कुल तनाव में ना आए। आपका नाम अपने आप में चमकेगा जब आप इस दिन खड़े होंगे मेरे बगल में आकर, और मैं ये कहूंगा कि ये छात्र था जिसने इतनी अच्छी मेहनत करी है, और आप देखिए आज ये एसडीएम बन गया है या फिर ये आज डीएसपी बन गया है। नाम की जरूरत नहीं है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। नाम आप अपने आप में, आपका नाम पूरी दुनिया जानेगी उस दिन जब आप यहाँ मेरे साइड में खड़े होंगे। तो उस समय जो गर्व होगा नाम लेने पर दोस्तों, वो अपने आप में बहुत अलग होगा। अभी तो नाम लेके क्या ही फायदा है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग इन चीजों पर थोड़ा सा, मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि सबके नाम लिए जाएं, क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपने क्या कहा कि साहब राज्य जो है वो गांधी और मार्क्स नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? तो गांधी का अपना तरीका है, मार्क्स का अपना मानना है। अच्छा, गांधी का चूंकि ये लेवल जो है स्पिरिचुअल है, फिलोसफिकल है, इसलिए गांधी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसलिए गांधी को कहा जाता है क्या? इसलिए गांधी को कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। थोड़ा सा अगर चाहो तो इसको लिख लीजिए, हालांकि मैं आपको आगे दिखाऊंगा इस चीज को। गांधी चूंकि इसकी बात करता है, इसके लिए दोस्तों क्या है, इसे कहा जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। गांधी का दर्शन है ना ये कि हर व्यक्ति ईश्वर के समान संतान है, और यही कारण था दोस्तों कि गांधी दान की बात किया करते थे। समझिए आप। अब देखिए मैं आपको लेकर आता हूं यूपीएससी 2023 पर, आपके पीसीएस बीपीएससी में 2023 पर। गांधी क्योंकि स्पिरिचुअल है वो आदमी, वो बात करता है कि सभी ईश्वर की समान संतान है, और इन सब का समाधान वो कहां दे रहा है? इसी में दे रहा है कि हम सभी समान हैं, तो हम सभी को भाई बहन का रिश्ता, और सभी के प्रति हम लोग जो हैं बिल्कुल उदार रहें किसी के प्रति। इसीलिए आप देखिए वो आपको देंगे न्यायशीलता का सिद्धांत, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गांधी ने, कि जो अमीर हैं वो ये ना सोचे कि वो जो प्रॉपर्टी है वो उनकी है, केवल वो जितना उनको लगता है उनका उपयोग करें, उपभोग करें, बाकी को समाज के लिए दान कर दें। तो दान, गांधी वॉज ऑन दान, गांधी वॉज अबाउट टू दान, क्योंकि उनका लेवल ही यही है, वो दार्शनिक लेवल है। अंबेडकर दानवान नहीं, अंबेडकर इज ऑल अबाउट भैया लॉ, जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय,
राजनीतिक न्याय, गांधी और अंबेडकर तो दोस्तों बहुत क्लैशेस थे इनके बीच में, तो गांधी और अंबेडकर तो बहुत एक तरीके से, अंबेडकर वाज नेवर यूज्ड महात्मा, ही वाज लाइक ऑलवेज गांधी। तो गांधी और अंबेडकर, गांधी जहां बात करते थे कि भाई जो है दान से काम किया जाएगा, दान से गरीबी दूर की जाएगी, दान से चीजें होंगी, और ऐसा नहीं कि गांधी वाज रॉन्ग, ऐसा भी नहीं है, हम दोनों को पढ़ेंगे। तो कोशिश करिए कि किसी को सही गलत कहने की जो प्रवृत्ति आपके मन में आज तक है वो खत्म हो जाए, अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगली 10 क्लासेस में आपके अंदर एक नया परिवर्तन होगा, ये मेरी गारंटी है। तो किसी को सही या गलत नहीं कहना है आज के बाद, कभी नहीं कहना है, और खास तौर पर ऐसे लोगों को, उनके अपने तरीके थे वो, उनके अपने तरीके थे वो। यहीं से सवाल शुरू हुआ, इस बार सवाल आया है, देखिए आप उठाकर ऐसे में, निबंध में, दान और न्याय, ये सवाल आया है यूपी ऐसे राइटिंग में। तो वो दान और न्याय जब जैसे शब्द आ गए ना आपके सामने, तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ओ हो अंबेडकर बनाम गांधी पूछा है, अंबेडकर बनाम गांधी पूछा है। तो ये जो डिस्कशन हम करते हैं ना, इन डिस्कशन से आप लोगों के निबंध लेखन क्लियर हो जाएगा हर लेवल पर। इस बार आया है ना यूपीएससी में, कैसे आया आपने देखा होगा तो। और मैं कह रहा हूं कि जितने बीपीएससी दे रहे हो सब यूपीएससी दिला के रहूंगा तुम लोगों को मैं। एसडीएम भी बनो, और भगवान करे आईएएस का भी फॉर्म तुम निकालो। जीएस पेपर 2 मेरी गारंटी, जीएस पेपर 4 मेरी गारंटी। बाकी तुम्हारा बीपीएससी में जो है वो तो मेरा पेपर है ही जीएस, उसमें तो प्री और आपका आईआर और है ही पॉलिटी वाला सेक्शन। तो जहां दान आ जाए वो गांधी है, जहां न्याय आ जाए वो अंबेडकर है। यही सवाल था, ऐसे था, तो गांधी बनाम अंबेडकर था वो। अब गांधी के बारे में पता ही नहीं है और जो है लिखने चले तो कैसे चलेगा काम। Am I क्लियर? तो ये दोस्तों यहां पर कुल मिला के क्या है, ये आपका राज्य है। अभी आज अपन लोग इतना ही करते हैं, बाकी कल आगे बढ़ेंगे और कल बहुत सारे सवाल हम लोग और सॉल्व करेंगे पढ़ने के बाद। तो अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी दोस्तों टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। हम कल फिर मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है आज आप लोगों को मैं कल फिर रिवाइज करवाऊंगा, और फिर रिवाइज करवाने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर अगली क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को उठाएंगे और बहुत मजे से दोस्तों आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, पता नहीं चलेगा आप लोगों को, और आपके अंदर जो चेंज आएगा ये आप लगातार देखेंगे अपने अंदर। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। ठीक है, हाँ अखिलेश रॉय कह रहे हैं राज्य हमें क्यों चाहिए, क्योंकि अब 9 बज गए ना दोस्तों, मतलब अब खाना खाना है, इस खाना खाने के लिए राज्य चाहिए दोस्तों हम लोगों को, है ना अखिलेश रॉय जी, खाना खाने के लिए हमें राज्य चाहिए, है ना। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट स्टेट। अखिलेश जी कह रहे हैं राज्य हमें क्यों चाहिए, तो खाना खाना, अभी 9 बज गए, खाना खान दोगे तो वही राज्य चाहिए दोस्तों। कल करेंगे ना फिर से। अभी तो ये देखा है कि राज्य क्यों नहीं चाहिए, अभी तो आपने ये देखा कि राज्य क्यों नहीं चाहिए, अब कल देखेंगे कि राज्य क्यों चाहिए। क्या गांधी और मार्क्स व्यवहारिक थे, आर दे लाइक रियलिस्ट, ठीक है, वो कल देखेंगे, आगे भी बाकी है ना अभी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल, और टाइम पर आइएगा, लाइव क्लास को मिस नहीं करना है। और लाइव का मतलब आपको आज से ही समझ में आना शुरू हो गया होगा कि मैं क्यों लाइव के लिए आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपका रोल बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल फिर शाम को 7 बजे, तब तक के लिए आप सबका दिन शुभ हो, धन्यवाद दोस्तों।